हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे भोले भाले जीव जंतुओं, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है प्रिपरेशन एमएम और एचआरएम की? आज देखो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं पहले से बता दे रहा हूं। सुनो 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 सुनो। आ गए हो तो एक बार लाइक ठोक दो, आ गए हो तो एक बार लाइक ठोक दो। लाइक की बारिश हो जानी चाहिए भाई। आज शेयर ही शेयर होना चाहिए, हर एक कॉलेज ग्रुप में, हर एक दोस्तों वाला ग्रुप में शेयर करो, बिकॉज कल उन्हीं के भरोसे तुम बैठोगे। इसीलिए भाई दोस्त को दिखाओ, सखा को दिखाओ, बाबू को दिखाओ, सोना को दिखाओ, जिसको भी दिखाना है दिखाओ भाई। आज करने वाले हैं एमएम एचआरएम का ताबड़तोड़ मैराथन। ताबड़तोड़ मैराथन क्या भैया? ताबड़तोड़ मैराथन। आज करने वाले हैं संजीवनी बूटी मैराथन। ये देख सकते हैं आप सब, एमएम का और एचआरएम का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिया हूं, उस सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यही सारे क्वेश्चंस कल के एग्जामिनेशन में छप के आएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, आप लोग प्लीज 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 इस मैराथन को एंड तक देखना। एंड तक जो नहीं देखोगे तो तुम्हारा बर्बादी है बेटा, क्योंकि आज जो करवाएंगे कल वही आएगा। आज जो भी करवाएंगे कल वही आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बार लाइक कर दो, एक बार इस सेशन को बेटा लाइक कर दो। जो लोग आ चुके हो प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, एक बार लाइक कर दो और मुझे बताओ कि क्या हम लोग ये सेशन को, क्या हम लोग ये बेहतरीन आउटस्टैंडिंग सेशन को स्टार्ट करें या ना करें? जल्दी बोलो, क्या हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करें या ना करें? शुरू करा या ना करा? जल्दी बोला मंडली, जल्दी बोला मंडली। अरे गणपति बाप्पा मौर्य। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर से करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले भैया हम लोग इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर से करेंगे। एमएमएचआरएम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल के एग्जामिनेशन में आएंगे आएंगे आएंगे। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग आंसर भी लिखते जाना। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर भी लिखते जाना। मैं आपको पढ़ाते भी जाऊंगा, आप लोग आंसर भी लिखते जाना, ठीक है? आंसर नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है डिफाइन मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट को डिफाइन कीजिए। सो सिंपल आंसर, योर ओन वर्ड, अपना खुद का भाषा में टूटा फूटा इंग्लिश में लिखना है। ए मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर कम टुगेदर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे बायर और सेलर का मिलन होता है और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है वहां पे। इट कैन बी ए फिजिकल लोकेशन। मार्केट एक फिजिकल लोकेशन भी हो सकता है, जैसे कि शॉप हो गया, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ठीक है? तो मार्केट एक फिजिकल लोकेशन पे भी हो सकता है, जैसे कि शॉप, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जैसे अमेजन। इसके बाद आपको कुछ भी मार्केटिंग का अगर याद है तो उसको भी इंक्लूड कर दो इसमें। आपको फीचर, इंपॉर्टेंस, कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ना, उसको भी एक दो लाइन और इंक्लूड कर दो। एक दो लाइन इंक्लूड करके अपना डेफिनेशन को, अपना मीनिंग को और तगड़ा बना दो। सिंपल सी बात है। मार्केट क्या है? सिंपल। ओ हेलो, आपको बोल रहा हूं नालायक, पढ़ो अभी। A market is a place where buyer and sellers come together to exchange goods. मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे बायर और सेलर का मिलन होता है फॉर एक्सचेंज गुड्स। और वो लोग क्या करते हैं? गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। व्हाट इज आदान प्रदान भैया? हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं बेवकूफ। आदान प्रदान मतलब एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक फिजिकल लोकेशन को भी बोलते हैं। जो शर्मा जी, वर्मा जी के दुकान में तुम जाते हो उसको भी बेटा मार्केट बोलते हैं। और दिन रात, सुबह शाम जो तुम बाबू सोना के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो उसको भी मार्केट ही बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है सबको? मार्केट क्लियर है? मार्केट को डिफाइन करो। चैट बॉक्स में आप लोग भी डिफाइन करते रहो, जिसको आता है वो लोग डिफाइन करो भाई। चलो, मार्केट तो हो गया। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ मार्केट। मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है? स्कोप ऑफ मार्केटिंग मतलब क्या क्या आता है इसके अंदर। ये मार्केटिंग मान लो है, ये गोला जो है बेटा जी, ये गोला जो है ये मार्केटिंग है। इसके अंदर क्या आवत है? इसके अंदर क्या क्या आवत है? सुनो, मार्केटिंग के अंदर आता है मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है? मार्केट रिसर्च आता है, सामान का डिजाइन भी आता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग। प्राइसिंग जो करते हो वो भी मार्केटिंग के अंदर आता है। प्रमोशन जो बेटा करते हो वो भी मार्केटिंग के अंदर ही आता है।
और बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हो वो भी मार्केट के अंदर आता है, और कस्टमर को जो सर्विस देते हो, आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी सर्विसेज, गारंटी सर्विसेज, ये भी मार्केटिंग के अंदर ही आता है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले क्या आता है? मार्केट रिसर्च। इसके बाद क्या आता है सर? प्रोडक्ट डिजाइन। इसके बाद प्राइसिंग भी हम लोग मार्केटिंग के अंदर ही करते हैं, प्रमोशन भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, कस्टमर सर्विस भी करते हैं। इतना सारा चीज मार्केटिंग के अंदर इंक्लूडेड है। सिंपल, इट कवर्स ऑल एफर्ट टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड सेटिस्फाई देम प्रॉफिटेबिलिटी। सिंपल सा बात है, मार्केटिंग क्यों करे? प्रॉफिट कमाने के लिए। ये सब सारा चीज करके, ये सब बेटा सारा चीज करके, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सारा चीज करके आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो। कस्टमर को क्या कर रहे हो सर? सेटिस्फाई कर रहे हैं सर, सेटिस्फाई। ओके सर, ओके सर। आगे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। बेटा मार्केटिंग मिक्स में 4P है, उस 4P का नाम बताओ फटाफट से। मार्केटिंग मिक्स में 4P है बेटा, 4P है। मार्केटिंग मिक्स जब भी बोले दिमाग में क्लिक करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए, पगला हो जाना उस टाइम पगला हो जाना, बोलना मार्केटिंग मिक्स में भैया 4P होता है। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्राइस, एक होता है प्लेस, एक होता है प्रमोशन। द मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द 4Ps, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इट इज अ सेट ऑफ टूल्स। ये एक ऐसा टूल है, ये क्या है बेटा? ये एक ऐसा टूल है जो कंपनी को मदद करता है टू प्रमोट एंड सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मार्केटिंग मिक्स के वजह से एक कंपनी अपना प्रोडक्ट को बेच पाता है दोस्तों, अपना सर्विसेज को बेच पाता है। तो मार्केटिंग मिक्स में सिंपल सा बात है, 4P है। एक क्या है सर? अपना प्रोडक्ट, एक क्या है प्राइस, एक क्या है प्लेस, एक क्या है प्रमोशन। ठीक है, इसके मदद से ये मार्केटिंग मिक्स एक टूल है। इट इज अ सेट ऑफ टूल दैट अ कंपनी यूजेस टू प्रमोट एंड सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इस टूल के मदद से कंपनी अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज सही तरीके से बेच पाता है, अपने टारगेट मार्केट में बेच पाता है। वही चीज तो लिखा हुआ है, वही चीज इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देना, सिंपल। ठीक है, इसके बाद देखो मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? द मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कंपटीटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, लॉ, इकोनॉमिक कंडीशन दैट अफेक्ट्स ए कंपनीज एबिलिटी टू मार्केट इट प्रोडक्ट इफेक्टिवली। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कस्टमर हो गया, जैसे कंपटीटर हो गया, जैसे सप्लायर हो गया, जैसे लॉ हो गया, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सीधा सा बात है, सिंपल लाइन में सिंपल डेफिनेशन लिखना। 3-4 लाइन में 2 मार्क्स का आंसर होना चाहिए। 2 मार्क्स का आंसर 3-4 लाइन में होना चाहिए, 4 लाइन में, 4-5 लाइन में। ठीक है, 4-5 लाइन में। ओके सर, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। व्हाट इज सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट? यानी मार्केटिंग तो करेंगे, बिजनेस तो बनाएंगे, पैसा तो छापेंगे, लेकिन सोसाइटी का भी वेलफेयर साथ साथ करेंगे। सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में साथ साथ ध्यान देंगे। अगर हम कोई चीज बना रहे हैं उसमें कोई मिलावट नहीं करेंगे। अगर कुछ मिलावट करेंगे भी तो हम सबसे पहले लिख देंगे उस पे कि हम लोग इसमें मिलावट कर रहे हैं, अपने रिस्क पे खाए, अपने रिस्क पे कंज्यूम करे। अरे बोलो जुबा केसरी, उसमें लिखा रहता है ना भाई, अरे कह कह के बेचते हैं। अरे सुनो, एक गुटखा का पैकेट में कह कह के बेचते हैं कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन साला सब फिर भी गुटखा खाएगा। ये क्या है? सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। सिंपल सा बात है, एक बिजनेस का ये धर्म है कि अरे पैसे के चक्कर में अपने आप को मत बेचो, अपने ईमान को मत बेचो, सोसाइटी के वेलफेयर को नजर रखते हुए हम लोग को मार्केटिंग करना है। हम लोग को सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। सिंपल सा बात है, सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट मतलब क्या? बिजनेस करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, पैसा छापेंगे, बहुत अद्धा पैसे कमाएंगे, लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचेंगे। सिंपल सी बात है। आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज ए बिजनेस अप्रोच दैट कंसिडर नॉट ओनली कंपनीज प्रॉफिट बट ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ द मार्केटिंग डिसीजंस ऑन द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। सिंपल सा बात है कि जो भी आप लेते हो, जो भी मार्केटिंग करते हो, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आप नहीं कर रहे हो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कर रहे हो। जैसे हम लोग का अगर बात करें, हम लोग टीचर का अगर बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले तो रेगुलर लेक्चर ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रेगुलर लेक्चर ले लेते हैं और एग्जाम टाइम पे मैराथन लाते हैं, 1 शॉट लाते हैं। यानी कि भाई सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है,
बच्चों का तो प्यार भी कमाना है, सोसाइटी के लिए भला भी तो करना है। ये क्या है? सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग करो लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए मार्केटिंग करो, सीधा सा बात है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कीजिए, एक बार एक्सप्लेन कीजिए सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट को, एक बार एक्सप्लेन कीजिए फटाफट से, गला सूख रहा है मेरा, फटाफट से आइए। अब बात करते हैं व्हाट इज मैक्रो एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो और माइक्रो में क्या फर्क होता है? सुनिए, मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब ब्रॉडर फोर्सेस। अरे इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे ना, मैक्रो मतलब ब्रॉडर। सिंपल सा बात है, मैक्रो मतलब ब्रॉडर। दिस इंक्लूड्स ब्रॉडर फोर्सेस, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन का बात हो रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का बात हो रहा है, जैसे पॉलिटिक्स का बात हो रहा है, जैसे कल्चर का बात हो रहा है, जो हर एक बिजनेस को अफेक्ट करता है, जो सिर्फ आपका नहीं हर एक बिजनेस को अफेक्ट करेगा, हर एक बिजनेस को, दुनिया की सारी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो एनवायरनमेंट। जो फैक्टर्स दुनिया के सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, जैसे कोविड-19 एक ऐसा फैक्टर था जो दुनिया को सारे के सारे बिजनेस को अफेक्ट किया। सिर्फ आपका बिजनेस अफेक्ट नहीं हुआ, दुनिया के सारे बिजनेस को अफेक्ट किया वो कोविड-19 ने। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब ये एक ब्रॉडर फोर्सेस है, जो इकोनॉमिक कंडीशन या तो पॉलिटिक्स या तो टेक्नोलॉजी या तो कल्चर, जो सारे के सारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, सारे के सारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। माइक्रो मतलब क्या हो गया? दिस इंक्लूड्स फैक्टर क्लोज टू द कंपनी। सिंपल सा बात है, जो आपके कंपनी के बहुत क्लोज है, जो आपके कंपनी के क्लोज है, इसको बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। जैसे कि सप्लायर हो गए। माइक्रो एनवायरनमेंट का एग्जांपल दो तो। ओ हेलो, आप लोग को बोल रहा हूं, माइक्रो एनवायरनमेंट का एग्जांपल दे दो तुम लोग, फटाफट दे। मजाक मत कर, मजाक यहां पे करने नहीं आया, फटाफट से माइक्रो एनवायरनमेंट का एग्जांपल दीजिए। माइक्रो एनवायरनमेंट का एग्जांपल है जैसे सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, कंपटीटर हो गया, इंटरमीडिएटरी हो गया, जो आपके बिजनेस के क्लोज रहते हैं, जो फैक्टर सिर्फ आपको इंपैक्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि सबको इंपैक्ट करें, जो फैक्टर सिर्फ आपको इंपैक्ट करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, जो फैक्टर सिर्फ आपको बर्बाद करेंगे, आपको अफेक्ट करेंगे, जैसे कस्टमर हो गया, जैसे सप्लायर हो गया। अगर तुमने कस्टमर को सही सामान नहीं दिया तो कस्टमर वापस नहीं आएगा तुम्हारे दुकान में। ठीक है, जैसे आपने सप्लायर से झगड़े कर लिए तो सप्लायर वापस सामान सप्लाई नहीं करेगा तुम्हारे बिजनेस में। ये सिर्फ आपको अफेक्ट कर रहा है, आपको, सिर्फ आपको अफेक्ट कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट। और मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब, मैक्रो मतलब पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, सबको अफेक्ट कर रहा है। सिर्फ मेरा ही घर नहीं जला है, सबका घर जला है। सिंपल सा बात है, सिर्फ मेरा ही घर नहीं जला है, सबका घर जला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाइए, सुनिए। चैप्टर नंबर 1, ओ हेलो, चैप्टर नंबर 1 2 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीटेड दोस्तों। अपने लिए क्लैप बजाइए फटाफट से। ओ हेलो, चैप्टर नंबर 1 का 2 मार्क्स क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है बहुत शानदार तरीके से। अब आइए 5 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हम लोग ने लिखा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सिंपल सा बात है, ऑब्जेक्टिव्स का जो पॉइंट रहेगा वो सब आप इंपॉर्टेंस पे भी डाल सकते हैं, वो सब आप फंक्शंस पे भी डाल सकते हैं। एक आंसर याद करके किस तरीके से 3 आंसर लिखना है, मैं वो भी ट्रिक बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट, फंक्शन, कुछ भी पूछे तो आप एक काम करना, ऑब्जेक्टिव्स का याद कर लेना, उसको आरा टेरा चेंज करके इंपॉर्टेंस में लिख देना, उसको भी आरा टेरा चेंज करके फंक्शन में लिख देना। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, फिर भी हम लोग आपको तीनों डिफरेंट चीजों से पढ़ाएंगे। चलिए आइए, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। सुनो, अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है बताइए। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड एंड वांट्स बाय ऑफरिंग देम द राइट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कस्टमर को सेटिस्फाई करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर जो तुमसे मांग रहा है उसे पूरा करो, उसे प्रोवाइड करो वो चीज, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज सेल्स एंड जनरेट प्रॉफिट फॉर ए कंपनी। अगर तुम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो तुम लुल बिजनेसमैन हो, नहीं होगा तुमसे बिजनेस, नहीं होगा तुमसे बिजनेस। अगर तुम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो कोई बिजनेस करने का मतलब ही नहीं है।
मार्केटिंग का मेन उद्देश्य यही होता है कि अपना सेल्स को बूस्ट करना, अपना प्रॉफिट को बढ़ाना। सबसे सेकंड वाला पॉइंट, टू इंक्रीज सेल्स एंड जनरेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी। थर्ड पॉइंट, टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद कस्टमर, कस्टमर के साथ रिश्ता बनाना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता बनाना है। कस्टमर के साथ क्या बनाना है बेटा? रिश्ता बनाना है। क्योंकि कस्टमर के साथ रिश्ता बनाओगे, अगर बाबू सोना के साथ रिश्ता बनाओगे तो वो एकदम खतरा वाला रिश्ता है, लेकिन कस्टमर के साथ अगर रिश्ता बनाओगे तो वो जन्मों जन्मों का साथ बन जाएगा दोस्तों। वापस से विजिट करेगा कस्टमर, वापस से खरीदी करेगा, तुमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट, तुम्हारा सेल्स बूस्ट होगा, तुम्हारा बिजनेस बूस्ट होगा, तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा, तुम शानदार बन जाओगे। टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद कस्टमर विद लॉन्ग टर्म सक्सेस। सिंपल सा बात है, अगर रिलेशनशिप बनाना है तो कस्टमर के साथ बनाने का, रिलेशनशिप बनाना है तो बाबू कस्टमर के साथ बनाने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने में ही है। सिंपल सी बात है। इसके बाद, टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन। प्रमोट करो, अपने सामान को प्रमोट करो। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा ब्रांड अवेयर होगा, इससे तुम्हारा ब्रांड के बारे में सबको पता चल जाएगा कि तुम क्या बेच रहे हो, तुम क्या बेच रहे हो, तू क्या बेच रहा है, सबको पता चल जाएगा। तुम एक लॉयल्टी क्रिएट कर दोगे। जैसे मम्मी ने नमक लाने भेजा तो तुम कौन सा नमक लेके आते हो बेटा? टाटा नमक। कितना बार एग्जांपल दोगे? सर ये लॉयल्टी क्रिएट कर दिया टाटा। नमक का एकदम मोनोपोली बन चुका है, नमक लाने भेजा तो टाटा नमक ही लेके आएंगे। ठीक है। टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस, ये क्या है? मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद, टू एक्सप्लोर एंड कैप्चर न्यू मार्केट टू एक्सपांड द बिजनेस। अपना मार्केट्स को बढ़ाते रहो। जैसे मान लो अमूल सबसे पहले किस में आया था? अमूल सबसे पहले मिल्क को लेके आया था, इसके बाद कर्ड लेके आया, इसके बाद चीज है अमूल का अभी, इसके बाद और बहुत सारे के सारे मिल्क वाले प्रोडक्ट तो भैया अमूल के हैं। दही है, चीज है, बटर है, सब चीज तो अमूल का है। तो अपने मार्केट्स को बढ़ाते भी जाओ, अपने मार्केट को एक्सप्लोर भी करते जाओ, एक्सपांड भी करते जाओ। ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। इसी ऑब्जेक्टिव को आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो, इसी ऑब्जेक्टिव को आप फंक्शंस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंस भी दिखा देते हैं तुमको। आ जाओ, यानी कि थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन अगर किसी को याद ना रहा तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद देखो, इंपॉर्टेंस क्या क्या है? मार्केटिंग हेल्प्स कंपनी अंडरस्टैंड एंड मीट्स कस्टमर डिमांड लीडिंग टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहां पे भी सेम ही पॉइंट है कि मार्केटिंग के मदद से क्या होता है बेटा? मार्केटिंग के मदद से आप कस्टमर के डिमांड को सेटिस्फाई करते हो, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करते हो। कस्टमर जो आपसे मांगता है वो आप प्रोवाइड करते हो मार्केटिंग की मदद से। इसके बाद, इट ड्राइव्स सेल्स एंड रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, मार्केटिंग की वजह से क्या होता है? आपका सेल्स भी होता है, आपका प्रॉफिट भी होता है। इसके बाद, इट हेल्प्स बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन इन द मार्केट। मार्केटिंग की वजह से आपका रेपुटेशन बनता है, इज्जत बनता है बेटा, इज्जत। आपका इज्जत बनता है, इज्जत, गुडविल बनता है, आपका रेपुटेशन बनता है मार्केटिंग की वजह से। लिखिएगा, चिप के लिखिएगा, अपना भाषा में लिखिएगा। इट हेल्प्स बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन इन द मार्केट। अरे टूटा फूटा इंग्लिश तो आता है ना, टूटा फूटा इंग्लिश में लिखना, अगर नहीं आता तो समझ के रख लो, अभी समझ के रख लो। एंड तक देखो भाई, शेयर करो, मजा आ रहा है तो शेयर करो, आग लगाओ, शेयर करो भाई। इसके बाद, मार्केटिंग प्रोवाइड्स ए कॉम्पिटिटिव एज बाय आइडेंटिफाइंग एंड टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। आपने अपने लिए राइट ऑडियंस को टारगेट किया है, आपने अपना टारगेट मार्केट पर अटैक किया है, तो आप कंपटीटर को भी देख लोगे। जो आपके साथ कंपटीशन कर रहा है उसका खैर नहीं, आपको एक कॉम्पिटिटिव एज भी मिलता है, बिकॉज आपने टारगेट करके, आपने आइडेंटिफाई करके, आपने बहुत सुंदर से आइडेंटिफाई करके, आपने अपने मार्केट को सेगमेंट करके, आपने टारगेट कस्टमर को खोजा है, इसीलिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एज भी मिलेगा दोस्तों। ये क्या है? इंपॉर्टेंस है। इसके बाद, मार्केटिंग जो है ये बिजनेस ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। मार्केटिंग क्या सपोर्ट करता है? मार्केटिंग एक बिजनेस ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा, आपका बिजनेस आसमान में उड़ेगा, किसकी वजह से? मार्केटिंग की वजह से। इट सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड मार्केट। सिंपल सा चीज है, ठीक है। इतना तक क्लियर है आप लोगों को? इतना तक क्लियर है आप लोगों को? एक एक करके बोलते जाओ आप लोग। इतना तक क्लियर है ना? चलिए आइए, इसके बाद देखिए फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन क्या क्या है? मार्केटिंग का क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहले है मार्केट रिसर्च। आप मार्केट रिसर्च करते हो। इसके बाद आप एक सामान का डेवलपमेंट करते हो। मार्केटिंग की वजह से क्या करते हो? मार्केटिंग की वजह से एक सामान का डेवलपमेंट करते हो। अरे एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हो। मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है? प्राइसिंग करना पड़ता है। अगर मैंने ये सामान बनाया है तो इसका प्राइस भी तो सेट करना पड़ेगा ना बेटा, इसका प्राइस भी तो सेट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करते हो? प्रमोशन करते हो। इसको प्रमोट भी तो करना पड़ेगा, इसको एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग ये बेच रहे हैं।
इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है प्रॉपरली, कस्टमर्स के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। हम लोग तो मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी तो देखना है। होलसेलर रिटेलर को हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, बाबू आओ ना, ये सामान प्रमोट करो ना। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है, याद रखना मार्केट रिसर्च। सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सा सामान बनाए। इसके बाद सामान का डेवलपमेंट करो, सामान का डेवलपमेंट करो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी मार्केटिंग का एक फंक्शन है। इसके बाद क्या करना पड़ता है, सामान को तुम बना लिया बेटा, तुमने सामान को बना लिया, इसके बाद उसका प्राइसिंग करो, प्राइसिंग कितना दाम में बेचेंगे, कितना दाम में ये बेचेंगे, प्राइसिंग करो। प्राइसिंग करने के बाद प्रमोशन करो, अरे प्रमोशन यानी सिंपल सा बात है, कुछ ना कुछ करके तो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा कि आओ खरीदो, हमारे पास ये सामान बिक रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इंश्योरिंग प्रोडक्ट आर अवेलेबल टू कस्टमर थ्रू द राइट चैनल्स। अरे वो चैनल्स को खोजो जहां पे फाइनल कंज्यूमर तक वो सामान पहुंचे। ये क्या है, फंक्शन है। आ जाओ नेक्स्ट। अब बात करेंगे मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में डिफरेंस। मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में डिफरेंस, इसको अपना मैथ से पढ़ाएंगे हम। मार्केटिंग एंड सेलिंग ये हम लोग अपना मैथ से पढ़ाएंगे दोस्तों। आइए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द बायर एंड फोकसेस कॉन्स्टेंटली ऑन बायर्स नीड। मार्केटिंग कहां से स्टार्ट होता है, मार्केटिंग बायर से शुरू होता है, बायर पे खत्म। बायर हम तो का बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मार्केटिंग बोलता है। मार्केटिंग कहां से शुरू होता है, बायर से शुरू होता है। बायर के सारे नीड्स, बायर के सारे वांट्स को फुलफिल करने के लिए मार्केटिंग किया जाता है कि बायर क्या मांग रहा है, ये कस्टमर जो है हमारा ये क्या मांग रहा है, ये कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द बायर एंड फोकसेस कॉन्स्टेंटली ऑन द बायर्स नीड। मार्केटिंग शुरू होता है बायर पे और खत्म भी होता है बायर पे ही। और सेलिंग का क्या लिखा हुआ है, सेलिंग स्टार्ट विद द सेलर एंड इज प्री ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम। सेलर जैसे कि आपका गुप्ता जी का दुकान, आपका शर्मा जी का दुकान, उनको जो सामान रखना होता है वही वो रखते हैं, आपका डिमांड नहीं चलेगा, आपसे पूछ के वो नहीं रखते हैं, जो सामान उनको रखना होता है वही सामान वो रखते हैं, ठीक है। सेलिंग स्टार्ट विद द सेलर्स एंड प्री ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम विद द सेलर्स नीड, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग सीक्स टू कन्वर्ट कंज्यूमर नीड इनटू टू प्रोडक्ट, सीक्स टू कन्वर्ट कंज्यूमर नीड, अच्छा यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे टू नहीं होगा, इनटू प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, मार्केटिंग का क्या उद्देश्य रहता है, मार्केटिंग का उद्देश्य रहता है कि कस्टमर्स के जो नीड्स है, कस्टमर्स के जो वांट्स है, कस्टमर जो मांग रहा है उसको एक प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया जाए, कस्टमर जो मांग रहा है उसको फुलफिल किया जाए, ठीक है। कस्टमर जो मांग रहा है उसको फुलफिल कर दिया जाए। इसके बाद यहाँ पे सीक्स टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू कैश, सीक्स टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू कैश। सेलिंग का क्या उद्देश्य है, सेलिंग का उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से वो प्रोडक्ट को कैश में बदल दिया जाए। भाई हमको पैसा चाहिए, सेलर बोलता है अरे हमको ये सब मार्केटिंग का फंडा वंडा समझ नहीं आता, हम गुप्ता जी हैं, हम गुप्ता जी हैं, हम बनिया हैं, सामान बेचो हमको पैसा चाहिए, ये होता है सेलिंग। सामान दो हमको पैसा चाहिए, सामान के बदले पैसा, ठीक है। इसके बाद देखो मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, व्यूज बिजनेस एज ए कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस। मार्केटिंग में अपने बिजनेस को कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस मानते हैं। मार्केटिंग में ये मानते हैं कि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो मेरा बिजनेस चलेगा, वरना मेरा बिजनेस डूब जाएगा बेटा, वरना मेरा बिजनेस डूब जाएगा। यहाँ पे सेलर क्या समझता है, अरे बिजनेस है, बिजनेस में तो सिर्फ प्रोडक्शन चलेगा और तो कुछ नहीं चलेगा, प्रोडक्शन लाओ हम उसको बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। व्यूज बिजनेस एज ए गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। सेलिंग का क्या होता है, व्यूज बिजनेस एज ए गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, कस्टमर डिटरमाइंस द प्राइस। मार्केटिंग में कस्टमर डिसाइड करता है कि कितना प्राइस होगा, कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है कि इस चीज का कितना प्राइस होगा। मार्केटिंग मतलब क्या, कस्टमर डिटरमाइंस द प्राइस। लेकिन यहां पे देखो सेलिंग में क्या होता है, कॉस्ट डिटरमाइंस द प्राइस। जितना खर्चा हुआ रहता है उसके हिसाब से प्राइस सेट किया जाता है। सेलर का जितना खर्चा हुआ रहेगा उसके हिसाब से वो प्राइस सेट करेगा। मान लो 100 रुपया खर्चा हुआ है तो 20% मार्जिन लेके 120 रख देगा। सेलर का जितना खर्चा हुआ रहेगा उसके हिसाब से प्राइस सेट करेगा। तो यहां पे क्या है, कस्टमर डिटरमाइंस द प्राइस और यहां पे कॉस्ट डिटरमाइंस द प्राइस। सिंपल सी बात है। अच्छा यहां पे देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द प्राइमरी मोटिव। मार्केटिंग में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा चीज, मार्केटिंग में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा चीज। कस्टमर भगवान होता है मार्केटिंग के लिए, सेलिंग के लिए। सेल्स इज द प्राइमरी मोटिव। हमारा बिक्री हो जाए, अरे गुप्ता जी हैं हम, हमारा बिक्री हो जाए, हम उतना ही चाहते हैं, बस ये सामान बिक जाए। सेलिंग मतलब नॉर्मली बाइंग एंड सेलिंग। सिंपल सा बात है, सेल्स में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है।
चलो यहाँ पे देखो, और एक पढ़ लेते हैं 6 पॉइंट्स हो जाएगा। मार्केटिंग कंसेप्ट टेक्स एन आउटसाइड इन द प्रोस्पेक्टिव एंड सेलिंग कंसेप्ट टेक्स एन इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव। सिंपल सा बात है, मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, हम लोग बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, पूछताछ करते हैं, फीडबैक करते हैं, हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बाहर जाके देखते हैं, एकदम टटोलते हैं। और सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में हम लोग अंदर का सिर्फ चीज देखते हैं, ठीक है, बिका कि नहीं बिका, कितना हमारा अभी तक हुआ है, कितना हमारा कस्टमर है, कितना सप्लायर है, ये सब चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। और मार्केटिंग जो है ये ब्रॉड कंसेप्ट है और सेलिंग जो है वो बेटा नैरो कंसेप्ट है। सेलिंग मार्केटिंग के अंदर आता है, सुनो, ये गोला मार्केटिंग है, इसके अंदर सेलिंग आता है। सेलिंग उसका बच्चा है, मार्केटिंग का बच्चा है सेलिंग। अगर एक गोला मार्केटिंग है तो उसके अंदर सेलिंग आता है। तो मार्केटिंग इज ए ब्रॉड कंपोज, मतलब कि कंसेप्ट, मार्केटिंग इज ए ब्रॉड कंसेप्ट एंड सेलिंग इज ए नैरो कंसेप्ट। सिंपल सी बात है, सेलिंग इज ए नैरो कंसेप्ट, बात खत्म, ठीक है। चलिए ये क्या कर दिए, हम डिफरेंस पढ़ा दिए, किसका, मार्केटिंग एंड सेलिंग। कुछ कुछ चीज हम लोग मैथ से भी पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीज हम लोग मैथ से भी पढ़ेंगे, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सा बात है, मैथ से पढ़ेंगे, सिंपल। आइए ऐसे करके डिफरेंस नहीं लिखना है, मैथ से पढ़ेंगे इसको। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, सुनो, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में दो चीज रहता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं सबसे पहले मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अडैप्ट टू चेंज। अगर आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करोगे तो जो भी चेंज आता है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि बाहर में जितने भी चेंजेस आए हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आए हैं, उसको आप प्रॉपरली जल्दी से अडैप्ट कर लो, जल्दी से अडैप्ट कर लो। ये अपॉर्चुनिटी है, अगर कुछ चेंजेस आया उसको फटाफट से अडैप्ट कर लो। मार्केटिंग एनवायरनमेंट की वजह से आप लोग को ये चेंजेस के बारे में पता चलता है। By monitoring changes in the marketing environment, companies can adapt their strategies to remain competitive. सिंपल सा बात है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को देखते रहो, परखते रहो। अगर मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया, उस चेंज को अडैप्ट कर लिया तुम, तो तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल जाएगा। जो चेंज को अडैप्ट नहीं करता है वो कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। इसके बाद आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। सिंपल सा बात है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट की वजह से आप अपॉर्चुनिटी को जल्दी आइडेंटिफाई करते हो और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की वजह से आप अपने कंपटीटर से जल्दी वो एक्शन एकदम परफॉर्म करते हो। सिंपल सी बात है, जैसे कि आप एयरटेल का अगर बात करो तो सबसे पहले 5G कौन लाया था, एयरटेल लाया था। और यहां पे देखो, यहां पे एक लुल कंपनी बैठा हुआ है अभी भी, BSNL, जिसका अभी भी 4G है, जिसका अभी भी 4G भी ठीक से नहीं आया है। तो एयरटेल का माइंडसेट एकदम क्लियर था कि हम लोग को टॉप में रहना है, हम लोग को जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर लेना है, उसको ग्रैब कर लेना है। हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि सारा का सारा अपॉर्चुनिटीज पहले ही ग्रैब कर लेंगे, अपने कंपटीटर को मौका ही नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद मैनेज रिस्क। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट हेल्प्स कंपनी एंटिसिपेट चैलेंजेस लाइक इकोनॉमिक्स डाउनटर्न, न्यू रेगुलेशन एंड कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स। सिंपल सा बात है, अगर आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझते हो, अगर आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझते हो, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करते हो, तो इकोनॉमी में अगर कोई डाउनटर्न आया उसको भी आप देख लोगे, न्यू रेगुलेशंस उसको भी आप देख लोगे, एंड कॉम्पिटिटिव थ्रेट अगर कोई है तो उसको भी देख लोगे। प्लीज 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 आप लोग एक्सप्लेन कीजिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में एक्सप्लेन कीजिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, हम सुनना चाहते हैं। जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कीजिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, एक्सप्लेन कीजिए फटाफट से। आइए आगे बढ़ते हैं। कस्टमर इनसाइट, कस्टमर इनसाइट्स, इट हेल्प्स द कंपनी अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग एनवायरनमेंट की वजह से आप कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हो, उसके प्रेफरेंस को समझते हो, उसके नीड्स को समझते हो, उसके नीड्स को फुलफिल करते हो। मार्केटिंग एनवायरनमेंट की वजह से समझते हो ना। मार्केटिंग एनवायरनमेंट की वजह से बेटा आप कस्टमर बिहेवियर को समझते हो कि कस्टमर एक मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या क्या चीज वो खरीद रहा है, क्या क्या चीज वो नहीं खरीद रहा है, सब समझते हो, कस्टमर के बारे में समझते हो। तो कस्टमर इनसाइट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट को देख के ही करते हो। सिंपल सा बात है, एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, मान लो मार्केटिंग एनवायरनमेंट मतलब पूरा पूरा मार्केट को समझ रहे हो आप, मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो, उसको देख के ही तो प्लान कर रहे हो, उसको देख के ही एकदम ताबड़तोड़ आपका प्लान बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ओ हेलो, ये क्या है, ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस है। अडैप्ट टू चेंज, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, मैनेज रिस्क एंड कस्टमर इनसाइट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।
चलो आगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सुनो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने पहला वाला खी दिया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 7 पीस, 7 पी को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला पी कौन सा है सर? प्रोडक्ट। सबसे पहला पी कौन सा है? सबसे पहला पी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, 7 पी का नाम बताओ, जल्दी बोलो 7 पी का नाम बताओ एक एक करके। एटलीस्ट नाम तो लिख के आओगे। अरे प्रोडक्ट मतलब क्या है? प्रोडक्ट मतलब एक्चुअल आइटम और सर्विस दैट ए कंपनी ऑफर्स टू इट कस्टमर। आप क्या बोलोगे? अरे दिस इज द एक्चुअल आइटम, यही तो एक्चुअल है, आपको तो प्रोडक्ट ही चाहिए बेटा जी, आपको तो प्रोडक्ट ही चाहिए। दिस द एक्चुअल आइटम और सर्विसेज दैट कंपनी ऑफर्स टू इट कस्टमर, यही है एक्चुअल आइटम, ये है प्रोडक्ट, ये है मेरा प्रोडक्ट नार्जो का फोन, यही एक्चुअल आइटम जो हमको मिलता है, जो हमको ऑफर मिलता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स मतलब कि डिजाइन, क्वालिटी, फीचर, मतलब कि ब्रांड नेम, वैल्यू। दूसरा पी बताओ, दूसरा पी होता है प्राइस। प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर मस्ट पे टू परचेज द प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, हम लोग कितना पैसा देने वाले हैं, अगर ये चीज खरीदने वाले हैं, अगर ये फोन खरीदने वाले हैं, इसके लिए हमको कितना पैसा देना पड़ेगा? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 50,000, कितना पैसा देना पड़ेगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस। इसके बाद प्लेस, ये कौन कौन से जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कौन कौन से लोकेशन पे मिलेगा, ये जो फोन है ये कौन कौन सा लोकेशन पे मिलेगा? ये ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, कौन कौन से लोकेशन में मिलेगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस। ये थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, प्लेस इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, मेकिंग इट अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट टाइम and location. It includes selecting the right distribution channel like retail stores, online platforms, direct sales to ensure that the customers can easily access the product. Simple सा बात है, मतलब सीधा सा बात है। ये फोन कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा? ये फोन क्या रिटेल स्टोर में भी अवेलेबल होगा? क्या ये ऑनलाइन मार्केट में भी अवेलेबल होगा, जिससे कस्टमर और भी ज्यादा इजीली अट्रैक्ट कर पाए? कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन में अवेलेबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस है। इसके बाद प्रमोशन, भाई बेचेंगे कैसे? कस्टमर को इन्फॉर्म किस तरीके से किया जाएगा? प्रमोशन मतलब कस्टमर को कम्युनिकेट किस तरीके से किया जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। फोर्थ पी हो गया, फोर्थ पी प्रमोशन। प्रमोशन रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटी दैट कम्युनिकेट द प्रोडक्ट बेनिफिट टू द टारगेट ऑडियंस। ये सामान का जो बेनिफिट है, ये सामान का बेनिफिट्स मैं किसको बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, इसको मैं बोलूंगा प्रमोशन। इस पद्धति को क्या बोलते हैं? प्रमोशन। बताओ चैट बॉक्स में, बताओ चैट बॉक्स में प्रमोशन किसको बोलते हैं? अरे इस प्रोडक्ट के बारे में, इस सामान के बारे में मैं कैसे क्या बताऊंगा, बेनिफिट्स क्या बताऊंगा, अरे कम्युनिकेट किस तरीके से करूंगा, इंड्यूस किस तरीके से करूंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमोशन। इसके बाद आ गया पीपल मतलब जो आपके लिए काम करते हैं, पीपल इंक्लूड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द डिलीवरी एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, बनाने से लेके सेल होने तक, ये सामान बनाने से लेके सेल होने तक जितना भी आदमी लोग इन्वॉल्व है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपल मतलब आपके एम्प्लॉइज, पीपल मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज। सिक्स्थ पी इज व्हाट? सिक्स्थ पी इज प्रोसेस की कौन से प्रोसीड्योर से, कौन से मैकेनिज्म से, कौन से मैकेनिज्म से आप लोग इस सर्विसेज को डिलीवरी करने वाले हो, इस सामान को डिलीवरी करने वाले हो, कौन सा प्रोसीड्योर फॉलो करने वाले हो? सिंपल से बात है, प्रोसेस उसको बोलते हैं। प्रोसेस रेफर्स टू द प्रोसीड्योर्स, मैकेनिज्म एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटी बाय व्हिच द सर्विसेज और प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। लाइक करो भाई, लाइक करो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? सुनो एक चीज सुनो, ये बताओ भाई, जितना एफर्ट मैं दे रहा हूं उतना एफर्ट तुम किसी को मतलब कि देते हुए देख रहे हो? जितना एफर्ट मैं दे रहा हूं उतना एफर्ट तुम किसी को देते हुए देख रहे हो? ऑनेस्टली बताना, सच है तो सच बोलो, झूठ है तो झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बोल रहे हो कि सच है कि हाँ आपके जैसा एफर्ट नहीं दे रहा है, तो प्लीज एक बार लाइक कर दो, प्लीज शेयर कर दो, क्योंकि जो आपके लिए एफर्ट दे रहा है, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना भाई। आपका प्यार ही मिल जाए, आपका प्यार मैं समझता हूं लाइक। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना लाइक करो, और अप्रिशिएट मुझे नहीं करना पड़ेगा। अगर तुमको लगता है कि मैं खराब पढ़ा रहा हूं तो तुम खराब बोल देना, लेकिन बोलना, अरे कमेंट में बोलना मेरे को कि भैया आप खराब पढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है, अच्छा पढ़ाया हूं बोलना, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? चलो आओ एक बार लाइक कर दो बेटा प्लीज। मेहनत लग रही है ना, मेहनत लग रही है। पूरा दिन जब मेहनत करते हैं तब देखते हैं कि लाइक नहीं है, एक कमेंट नहीं है, एक शेयर नहीं है, तो बहुत दुख पहुंचता है, डिमोटिवेशन आ जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। सिक्स्थ
क्या होता है? सिक्स्थ होता है प्रोसीड्यूर, सिक्स होता है प्रोसेस, कि कौन से प्रोसेस से आप मार्केटिंग करने वाले हो, ठीक है, कौन से प्रोसेस से आप सेल करने वाले हो, मार्केटिंग करने वाले हो, सीधा सा बात है ना। इसके बाद होता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस इज द टैंजिबल प्रूफ दैट ए प्रोडक्ट और सर्विसेज एग्जिस्ट, जहां पे वो सामान एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस इट इंक्लूड्स द थिंग्स लाइक जैसे पैकेजिंग हो गया, ब्रोचर्स हो गया, वेबसाइट्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब टेंजिबल इवेंट्स है, ये सब टेंजिबल प्रूफ है। टेंजिबल प्रूफ है, टेंजिबल प्रूफ मतलब वो सामान किस तरीके से, किस वे में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजिबल इवेंट्स। ठीक है, आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आगे हम लोग को पूछा है क्या? ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट का क्या क्या कंपोनेंट होता है? एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट। बेटा जी मार्केटिंग एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या क्या होता है? एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ आपको इफेक्ट करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, जो बहुत क्लोज रहते हैं आपके, जैसे कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कंपटीटर हो गए। एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। दूसरा क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट। फटाफट से लाइक करो, जल्दी से लाइक और शेयर करो। एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। द माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड द फोर्सेस क्लोज टू द कंपनी, जो कंपनी के बहुत करीब है, जो कंपनी के बहुत करीब है, कंपनी जिसके बगैर जी नहीं सकती, उसको बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। कंपनी जिसके बगैर जी नहीं सकती उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। द माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फोर्सेस क्लोज टू द कंपनी दैट डायरेक्टली इंपैक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्व कस्टमर। जैसे कि एग्जांपल, कस्टमर हो गया, अरे कंपटीटर हो गया, सप्लायर हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, जैसे पब्लिक हो गया। ये सब चीज ना कंपनी को बड़ा इफेक्ट करती है। अगर कस्टमर रूठ जाएगा ना बेटा, आपका धंधा बंद हो जाएगा। अगर आपका कंपटीटर आपसे खफा हो जाएगा तो ऐसा हरदम बचाएगा ना कि आपका बिजनेस को बंद करा देगा। अगर सप्लायर आपसे रूठ जाएगा बेटा, तो आपका फैक्ट्री में, आपका गोडाउन में सामान ही नहीं पहुंचेगा। जाओ जो करना जाओ करो। तो किसी को रूठाना नहीं है बेटा। अगर इंटरमीडिएटरीज रूठ जाएगा तो फाइनल कंज्यूमर तक सामान कैसे पहुंचेगा? आप तो मैन्युफैक्चरर हो, आपको तो सामान पहुंचाना है फाइनल कंज्यूमर तक। इंटरमीडिएटरीज को भी मत उठाना। इसके बाद पब्लिक, ये सब सारे फैक्टर्स जो है, ये सब सारे फैक्टर्स बहुत क्लोजली इंपैक्ट करते हैं आपके, सिर्फ आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे, ठीक है। ये सब बहुत क्लोजली इंपैक्ट करते हैं, ये सब बहुत क्लोजली घाव देते हैं आपको। कस्टमर्स हो गए, या तो कंपटीटर हो गए, या तो सप्लायर हो गए, या तो इंटरमीडिएट हो गया, जैसे कि पब्लिक हो गया। सिंपल सा बात है, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ प्रॉफिट पैसा करते हो, मतलब कि सोसाइटी वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं करते हो, तो सोसाइटी आपको छोड़ेगा नहीं, ये पब्लिक आपको छोड़ेगा नहीं। सिंपल सी बात है। अच्छा, बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट का। यहां पे क्या लिखा हुआ है? दी माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ब्रॉडर फोर्सेस दैट अफेक्ट्स नॉट ओनली कंपनी बट द एंटायर इंडस्ट्री। सिंपल सा बात है, मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ एक कंपनी पर इफेक्ट नहीं करेगा, पूरा का पूरा इंडस्ट्री पे इफेक्ट करेगा। अगर कुछ हुआ तो पूरा इंडस्ट्री पर इफेक्ट करेगा। जैसे कोविड-19 आया था तो हर एक बिजनेस पर इफेक्ट किया था ना। कोविड-19 जब आया था, कोरोना जब आया था, तो हर एक बिजनेस को घाटा हुआ था, हर एक बिजनेस बंद पड़ा था। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट है। एक हो गया सिंपल सा, पहले इसका बहुत सारा टाइप है। एक हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब सिंपल सा बात है, इन्फ्लेशन के कारण या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, इंटरेस्ट रेट के कारण, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण आपके बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। इन्फ्लेशन के कारण मतलब कि प्राइस बढ़ गया, इसके कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, इस वजह से आपका बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके बाद सर, अरे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपके बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद अरे पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स के कारण या लॉ के कारण, अरे गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉज एंड रेगुलेशंस के कारण आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। इसके बाद सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशल ट्रेंड या कल्चरल नॉर्म्स की वजह से आपका बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, सिंपल सा बात है, क्लाइमेट, वेदर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से आपका बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है। मान लीजिए रिसोर्सेज नहीं बचे हैं, आपने पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है, अब रिसोर्सेज बचे ही नहीं है, और इस वजह से आपका बिजनेस जो इंपैक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। सिंपल सा बात है। एक बार आप बता दीजिए,
एक बार आप मुझको बता दीजिए कि मैक्रो एनवायरनमेंट के कितने कितने टाइप्स है, बताइए मैक्रो एनवायरनमेंट के कितने टाइप्स हैं। एक होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो किस लिए होता है, इन्फ्लेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, इंटरेस्ट रेट्स के लिए। एक होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आपका टेक्नोलॉजी अगर उतना स्ट्रांग नहीं है तो अफेक्ट करेगा आपके बिजनेस में। एक होता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, लॉज रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से अगर बिजनेस को अफेक्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। एक होता है सोशल एंड कल्चरल, मान लीजिए कि कुछ ट्रेंड आया, उस ट्रेंड की वजह से आपका बिजनेस बर्बाद चला गया, आपने वो ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, उस ट्रेंड की वजह से, उस कल्चरल नॉर्म्स की वजह से आपका बिजनेस एकदम मतलब कि बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब सिंपल सा बात है, क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से, नेचुरल रिसोर्स की वजह से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो बिजनेस है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। चलो चैप्टर 1 सबको समझ में आया, आगे बढ़े ना भाई, आगे बढ़े ना, बताओ जल्दी बोलो, आगे बढ़े। मार्केट सेगमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन। आइए फटाफट से, आइए सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन उस चीज को बोलता है, उस एक प्रोसेस को बोलते हैं जब एक ब्रॉड मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांटते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटते हैं। ब्रॉड मार्केट को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ये ब्रॉड मार्केट है, आप इसमें बेबी वाला मार्केट, आप इसमें एडल्ट वाला मार्केट, आप इसमें सीनियर सिटीजन वाला मार्केट, पूरा का पूरा छोटे छोटे मार्केट में बांट दिए, आपका टारगेट मार्केट को फाइंड किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए ब्रॉड कस्टमर और बिजनेस मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। सिंपल सा बात है, एक बड़ा सा मार्केट है, लेकिन क्या आप उस बड़े से मार्केट को सर्व कर पाओगे? क्या आपका इतना औकात है कि सारा का सारा मार्केट को आप खुद सर्व कर रहे हो? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और अपना टारगेट मार्केट सर्च करो, अपना टारगेट मार्केट फाइंड करो कि तुम्हारा टारगेट मार्केट कौन सा है, तुम्हारा टारगेट मार्केट कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 11th 12th बीकॉम, MBA, CA, CS, बहुत सारे कोर्सेस है, लेकिन मैं कौन सा पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ बीकॉम पढ़ाता हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले सेगमेंट किया, उसके बाद अपना टारगेट मार्केट खोजा, जहां पे मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं वहीं आपको पढ़ा रहा हूं। सिंपल सी बात है। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सिंपल सी बात है, अगर मान लो, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, अगर मान लो कि ये भी कोल्ड ड्रिंक है, ये भी कोल्ड ड्रिंक है, तो मैं अपने सामान को डिफरेंट कैसे बनाऊं, मैं अपने सामान को डिफरेंट कैसे बनाऊं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसी को बना बना के लिख देना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, अरे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विश ए प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अदर्स इन द मार्केट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिबल। मतलब सीधा सा बात है कि मैं किस तरीके से कुछ ऐसा हटके करूं कि मेरा कंपटीटर से मेरा जो कोर्स है या जो मेरा प्रोडक्ट है वो हटके जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू यूनिक फीचर्स, क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांड इमेज या मतलब कि कस्टमर सर्विस। सिंपल सा बात है, कुछ ना कुछ अलग करो, तुम्हारे कंपटीटर से कुछ ना कुछ तुम अलग करो, अलग अलग टाइप का सामान बनाओ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब अपने कंज्यूमर को समझना। कंज्यूमर किस तरीके से सामान को सेलेक्ट कर रहा है, किस तरीके से परचेस कर रहा है, किस तरीके से वो यूज कर रहा है, किस तरीके से वो डिस्पोज कर रहा है, सब कुछ समझना। कंज्यूमर के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लेना कि उसका यूसेज पैटर्न क्या है, उसका सिलेक्शन पैटर्न क्या है। मार्केट वो जब जाती है, वो जब प्यारी प्यारी सी कंज्यूमर मार्केट जाती है, तो वो किस तरीके से सेलेक्ट करती है, वो क्या सेलेक्ट करती है, वो क्या परचेज करती है, वो क्या यूज करती है, वो कौन सा गुड्स को फेंकती है, वो कौन सा गुड्स को रखती है, सब चीज समझना, सब चीज समझना। यानी कंज्यूमर बिहेवियर को समझना। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर को समझना, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। एक मार्केट में कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, एक मार्केट में जब कंज्यूमर जाता है तो वो किस तरीके से सेलेक्ट करता है, परचेज करता है, यूज करता है, डिस्पोज करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपीरियंस, आइडियाज, उसको समझना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद देखिए 4th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन मतलब परचेसिंग हैबिट्स, यूसेज फ्रीक्वेंसी या ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर मैं अगर सेगमेंटेशन कर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। उसको मैं क्या बोल रहा हूं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। मान लीजिए एक इंसान कौन, एक इंसान 1 महीने में वो 30 GB यूज करता है, तो मैं उसका डेटा प्लान सस्ता करूंगा।
एक महीने में वो मेरे से 30 GB का नेट लेता है, 30 GB का नेट खरीदता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका डेटा प्लान सस्ता करूंगा। लेकिन एक बुढ़ो, एक सीनियर, एक अंकल एक महीने में सिर्फ 1 GB का वो नेट यूज करता है, तो मैं उसको सस्ता क्यों करूंगा भाई, सस्ता क्यों करूंगा? यानी बिहेवियर को समझना, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, यूसेज पैटर्न्स के ऊपर, यूसेज फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मतलब कि परचेसिंग हैबिट्स के ऊपर, ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर। आपके मम्मी को आप देखे होंगे, राशन दुकान जब जाती है या कोई भी उनका फेमस दुकान रहता है, वो बार बार जब खरीदती है तब आपकी मम्मी को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता होगा। लेकिन जब मैं उस दुकान से पर्सनली पहली पहली बार खरीदने जाऊंगा तब क्या मेरे को डिस्काउंट मिलेगा? बताओ तो, क्या मेरे को डिस्काउंट मिलेगा तब? आपकी मम्मी तो लॉयल वाले कस्टमर है, हर रोज खरीदते हैं इसीलिए डिस्काउंट मिलता है। लेकिन मैं अगर उस दुकान में गया, उस दुकान में खरीदा, तो मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरा यूसेज पैटर्न बहुत ज्यादा कम है। यानी बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। इस तरीके से मार्केट को बांटा जाता है कि कौन मेरा अच्छा कस्टमर है और कौन सबसे पहली पहली बार वाला कस्टमर है। तो पहली पहली बार वाला कस्टमर को बहुत, मतलब कि डिस्काउंट देंगे ही नहीं, और जो रिपीटेटिवली लेके जाता है, जो रोज लेके जाता है, उसको ही डिस्काउंट देंगे हम। ठीक है, चलिए अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना वो मैथ से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग के पास टाइम नहीं था कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन को भी टाइप करें। ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। आइए पढ़ते हैं, आइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन किस चीज पे फोकस करता है? अरे डिफरेंशिएशन फोकसेस ऑन मेकिंग ए कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंपटीटर्स ऑफरिंग। मतलब किस तरीके से मैं अपने कंपटीटर के सामान से अपना सामान को अलग बनाऊं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और मार्केट सेगमेंटेशन किसको बोलते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब हो गया, मार्केट सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग ए हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। सिंपल सा बात है, एक बड़ा सा मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, इस मार्केट सेगमेंटेशन। अपना सामान को अपने कंपटीटर के सामान से अलग बनाना, इस मार्केट डिफरेंशिएशन। मार्केट डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी तरीके से अपना सामान को हम अलग बना रहे हैं अपने कंपटीटर से। और मार्केट सेगमेंटेशन मतलब क्या, कि इतना जो बड़ा मार्केट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन। इसके बाद बात करते हैं गोल। गोल क्या रहता है? गोल क्या रहता है? गोल यहां पे रहता है, अरे डिफरेंशिएशन का गोल क्या रहता है? द प्राइमरी गोल इज टू क्रिएट परसीव्ड वैल्यू एंड यूनिकनेस इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। मेरा सामान को यूनिक बनाना है, मेरा सामान को यूनिक बनाना है। और यहाँ पे द प्राइमरी गोल इज टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स। यहाँ पे अरे मार्केट सेगमेंटेशन का क्या गोल रहता है? कि हम अपना सेगमेंट करेंगे, हम अपना टारगेट मार्केट को खोजेंगे, हम अपना टारगेट मार्केट को खोजेंगे। मेथड्स देखिए, डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है? सिंपल सा बात है, फीचर से किया जाता है, क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांडिंग, है ना। और सेगमेंटेशन का 4 टाइप होता है। एक होता है डेमोग्राफिक, एक होता है ज्योग्राफिक, एक होता है साइकोग्राफिक, एक होता है बिहेवियरल। सिंपल सी बात है। इसके बाद यहाँ पे कंपिटिटिव एडवांटेज देखिए, इट हेल्प्स ए कंपनी स्टैंड आउट इन द मार्केट एंड गिव्स ए कंपिटिटिव एडवांटेज बाय ऑफरिंग समथिंग यूनिक। तो इसमें क्या होता है? इसमें कंपिटिटिव मतलब एडवांटेज मिलता है। अरे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है? कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा तुमको। यहाँ पे इट हेल्प्स कंपनी टारगेट देयर मार्केटिंग एफर्ट मोर इफेक्टिवली फोकसिंग ऑन द मोस्ट रिलेवेंट कस्टमर सेगमेंट्स। यहाँ पे बस अपने सेगमेंट्स पर तुम टारगेट करते हो। ठीक है, चलिए आगे। ये तो हो गया। आगे अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं संजीवनी बूटी के हिसाब से, संजीवनी बूटी के क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का क्या बेसिस होता है? देखिए, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। आइए, सबसे पहले होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अगर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कर रहे हो तो आप क्या क्या देख के करते हो? एज को देख के, जेंडर को देख के, इनकम को देख के, एजुकेशन को देख के, ऑक्यूपेशन को देख के, फैमिली साइज को देख के। यहाँ पे क्या होता है? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, फैमिली साइज के हिसाब से अगर कोई सेगमेंटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसके बाद ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब किस इलाके में, कौन से इलाके में आप ये सामान को बेचने वाले हो, कौन सा रीजन में, कौन सा स्टेट में, कौन सा सिटी में, कौन सा कंट्री में आप अपना सामान का मार्केटिंग करने वाले हो। सिंपल सा बात है, इसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर थर्ड होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन लाइफस्टाइल के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, पर्सनालिटी ट्रेट के ऊपर, एटीट्यूड्स के ऊपर किया जाता है। सिंपल सा बात है कि आपका क्या लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से मार्केट को सेगमेंट करते हैं लोग। किसी किसी का टारगेट रहता है कि रिच कस्टमर को ही सिर्फ सामान बेचेंगे, किसी किसी का टारगेट रहता है कि पुअर कस्टमर को सामान बेचेंगे। ओके, इसके बाद लास्ट वाला सेगमेंटेशन हम लोग ने पढ़ा था बिहेवियरल सेगमेंटेशन। एक बार चैट बॉक्स में बताओ कितने टाइप्स के सेगमेंटेशन होते हैं? कितने टाइप्स के सेगमेंटेशन होते हैं? 4 टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं ना, 4 टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं। क्या? अरे डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक,
ज्योग्राफिक और बिहेवियरल। ठीक है, समझ में आ गया? चलो यहां पे देखो, ये जो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको नहीं पढ़ना है, इसको आप सेल्फ पढ़ लेना, इसको आप सेल्फ पढ़ लेना, सेल्फ पढ़ लेना। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। पूछ सकता है भाई, पूछ सकता है क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, मार्केट सेगमेंटेशन का। सबसे पहले तो अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का बात करें तो कंपटीटिव एडवांटेज, एक कंपटीटिव एडवांटेज मिलता है। अगर आप अपना सामान अपने कंपटीटर से यूनिक बना रहे हो, अलग बना रहे हो, तो कंपटीटिव एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। इसके बाद ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी मिलता है आपको, आपका ब्रांड अलग होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, लोग आपको आपका डिफरेंशिएशन से पहचानेंगे। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आपका। ठीक है, प्राइस का एकदम फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, आप कोई भी प्राइस रख सकते हो, आपका जैसा वैल्यू है, आपका जैसा प्रोडक्ट का वैल्यू है उस हिसाब से प्राइस रख सकते हो। मार्केट सेगमेंटेशन एंड अलाइनमेंट एंड इनोवेशन एंड ग्रोथ, इनोवेशन होता है, ग्रोथ होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की मदद से। बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। मार्केट सेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंस होता है कि आप अपना टारगेट मार्केट को खोजते हो कि मेरा टारगेट मार्केट कौन है, मैं किसको सामान बेचूंगा, तो आप अपना टारगेट मार्केट को खोजते हो। इसके बाद रिसोर्स एफिशिएंसी, रिसोर्स एफिशिएंसी, आप क्या करते हो, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस करते हो, रिसोर्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो। ये जो ब्रॉड मार्केट है उसमें अपने रिसोर्सेज को आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो, यूज करते हो। इसके बाद बेटर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, अपने कस्टमर को आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाते हो। अगर मार्केट को सेगमेंट करते हो तो आप अपने कस्टमर को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाते हो, कस्टमर की नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। इंप्रूव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप जो सामान को डेवलप करोगे, बिकॉज आपने मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है, मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है, तो सेगमेंट करने की वजह से क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना वो इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद मार्केट एक्सपांसन, आप मार्केट को एक्सपांड भी कर सकते हो, अपने मार्केट को एक्सपांड भी कर सकते हो। चलो ये हो गया हमारा सेकंड वाला चैप्टर, सेकंड वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, एक बार करके रीड कर लेना, एक बार रीड कर लेना खाली, हो जाएगा। ओके, आ जाओ पढ़ते हैं, अब थर्ड वाला पढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड वाला चैप्टर। थर्ड वाला चैप्टर है प्रोडक्ट। अरे प्रोडक्ट, सामान, सामान, यूनिट नंबर 3 प्रोडक्ट। सबसे पहले बात है कि डिफाइन प्रोडक्ट। अरे क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? अरे प्रोडक्ट वो चीज होता है जो एक कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, जो एक कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ए प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स। इट कैन बी फिजिकल आइटम और ए सर्विस और इवन ए आइडिया। सिंपल सा बात है, अगर मैं आपको ट्यूशन सर्विस दे रहा हूं तो वो भी एक प्रोडक्ट ही बोला जाएगा, वो भी एक प्रोडक्ट ही बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए यूनिक नेम, अपना सामान का एक यूनिक नेम देना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्रांडिंग। एक अपना सामान को यूनिक नेम देना, एक सिंबल देना, एक डिजाइन देना, उस प्रक्रिया को, उस पूरा का पूरा प्रथा को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रांडिंग। जैसे सिंपल सा बात है, ये क्या है, ये क्या बोलोगे? ये सिंबल है, ये सिंबल है, और इस तरीके से लिखा रहेगा नाइकी। ये क्या है? ये ब्रांड नेम है, यूनिक नेम है। ठीक है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए यूनिक नेम, सिंबल, डिजाइन टू ए प्रोडक्ट और कंपनी टू मेक इट स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। इट हेल्प कस्टमर्स रिकॉग्नाइज एंड ट्रस्ट। सिंपल सी बात है। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग का डिफरेंस बताओ ना। पैकेजिंग और ब्रांडिंग का डिफरेंस बताओ ना। पैकेजिंग मतलब एक प्रोडक्ट को पैक करना। दिस रेफर्स टू द फिजिकल कंटेनर और रैपिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, अगर ये फोन को इसमें मैं पैक करता हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? इसमें मैं पैक करता हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा पैकेजिंग। सिंपल सा बात है। ब्रांडिंग मतलब इस फोन का नाम को मैं क्या बोलूंगा? इस फोन का जो नाम यहां पे लिखा हुआ है, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा ब्रांडिंग। नेम हो गया, लोगो हो गया, डिफाइन कर देना, बस बात खत्म। इसके बाद लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग का मतलब ऑलरेडी आपको समझाए थे। लेबलिंग मतलब जहां पे जिस सामान पे सारा का सारा डिटेल्स लिखा रहता है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, क्या क्या यूज किया गया है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है। लेबलिंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, ये सामान में कितने सारे इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं, कितने सारे एक A to Z इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबलिंग। लेबलिंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बाद आगे भैया प्रोडक्ट मिक्स।
प्रोडक्ट मिक्स मतलब सिंपल सा बात है, आप कितने वैरायटीज के कितने पार्ट्स के आप प्रोडक्ट बेचते हो उसका पूरा का पूरा डिटेल्स को बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा मैथ से, एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 6 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। अरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब जब से वो बना है और जब से वो बर्बाद हुआ है, आबादी से लेके बर्बादी तक उसका जर्नी, आबादी से लेके बर्बादी तक उसका क्या बेटा? जर्नी। उसका क्या बेटा? जर्नी। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट गोस थ्रू फ्रॉम व्हेन इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, जब वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और कब तक वो बिक गया, उसका पूरा का पूरा जर्नी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें कौन कौन सा स्टेज आता है? सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करते हैं वो सारा, उसके बाद उसका ग्रोथ होता है, उसके बाद उसका मैच्योरिटी होता है, उसके बाद उसका डिक्लाइन होता है। ठीक है, सबसे पहले सामान को इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, उसके बाद क्या होता है? उस सामान का ग्रोथ होता है, उसके बाद क्या होता है? मैच्योरिटी पीरियड आता है। मैच्योरिटी पीरियड मतलब एकदम अब इससे आगे नहीं जा सकता। इसके बाद क्या होता है? डिक्लाइन। ठीक है, चलिए अब आगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, यहां पे बोला है ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ए प्रोडक्ट। यहां पे आप लोग ना बेटा पॉइंट्स में लिखा कीजिएगा, पॉइंट्स में। यहां पे गलती लिख दिया है, पॉइंट्स में लिखा कीजिएगा। इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ए प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है, पॉइंट्स में लिख दीजिएगा। चलिए हम पढ़ा देते हैं एक बार, यहां से पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट का अगर बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस, इट इज द की टू मार्केटिंग। अगर आपके पास सामान है, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, तभी आप मार्केटिंग कर पाओगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आपका मार्केटिंग नहीं हो पाएगा। की टू मार्केटिंग, इट इज द की टू मार्केटिंग, इट इज अ टूल टू ऑफ सर्वाइवल। सिंपल सा बात है, अगर आपके पास सामान है फिर ही आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। आपके पास सामान ही नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद मेन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये क्या है? ये मेन एलिमेंट है, ये मेन एलिमेंट है। प्रोडक्ट क्या है बेटा? ये मेन एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। इसके बाद मीन्स ऑफ वांट सेटिस्फैक्शन, ये जो सामान होता है, ये जो बेटा प्रोडक्ट होता है, इसी से तो तुम्हारा वांट को सेटिस्फाई मिलेगा, इसी से तो तुमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यही तो चीज मेन है। हेल्प इन सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन करना चाहते हो तो आपको ये चीज कौन हेल्प करेगा? सर प्रोडक्ट ही हेल्प करेगा। ये सब क्या है? ये सब पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट में ये सब लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन कर दीजिएगा। की टू मार्केटिंग, टूल्स ऑफ सर्वाइवल, मेन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मीन्स ऑफ वांट सेटिस्फैक्शन, हेल्प इन सेल्स प्रमोशन। चलिए आइए आगे बढ़ रहे हैं। आगे यहाँ पे है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहला फीचर है दोस्तों कि ये क्वालिटी देता है। प्रोडक्ट क्या देता है? क्वालिटी देता है बेटा, क्वालिटी देता है। दूसरा है डिजाइन देता है, एक हाउ द प्रोडक्ट लुक्स एंड फील्स टू द कस्टमर। ये फंक्शनैलिटी देता है, ये वैरायटी देता है, ये ड्यूरेबिलिटी देता है, ये ब्रांड देता है। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीचर्स। फीचर्स भी आप यहां से पढ़ सकते हो, यहां पे मैंने बेटर दिया है। एक्चुअली ये आंसर्स एक बच्चे ने लिखा है, मैंने रेक्टिफाई किया था, बट ये सब सारे आंसर्स इसके थोड़े से भूल है। फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यहां से पढ़ लीजिएगा। स्केलेबिलिटी, यूटिलिटी, एडिक्वेट डिमांड, कैपेसिटी टू सेटिस्फाई वांट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एंड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, एक्सचेंजेबिलिटी। ठीक है, यहां से आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्या है? फीचर्स। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस, आइए यहां से ही पढ़ते हैं। ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस यहां से पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले ब्रांडिंग करने का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ब्रांडिंग की मदद से तुम अपने कंपटीटर से डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट बना सकते हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हेल्प्स इन एडवर्टाइजमेंट। ब्रांडिंग करने से क्या होता है? ब्रांडिंग करने से बेटा आपको एडवर्टाइजमेंट में हेल्प मिलेगा। आप एडवर्टाइजमेंट कर पाओगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर पाओगे। इसके बाद डिफरेंशियल प्राइसिंग, आप अपने प्राइसिंग को डिफरेंट बेसिस पर सेट कर पाओगे। ठीक है, इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, आप कोई नया सामान को इंट्रोड्यूस कर पाओगे ब्रांडिंग की मदद से। इजीली इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, आप एक नया सामान को इंट्रोड्यूस कर पाओगे ब्रांडिंग की मदद से। ये फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? स्पेशल इमेज। कस्टमर के दिल में एक स्पेशल इमेज बन जाता है, एक गुडविल बन जाता है कि भाई देखो ये ब्रांड है टाटा, ओ माय गॉड टाटा, ये ब्रांड है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग है। चलिए आइए आगे।
यहां पे लिखा हुआ है व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ गुड ब्रांडिंग। अगर एक अच्छा ब्रांडिंग करना चाहते हो तो उसका क्या क्या एसेंशियल होना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें एक यूनिक नेम होना चाहिए, एक लोगो होना चाहिए। जैसे जोमैटो, उबर, स्विगी, कितना कितना यूनिक लग रहा है। एक यूनिक नेम होना चाहिए। ब्रांडिंग का सबसे पहला एसेंशियल यूनिक नेम होना चाहिए। इसके बाद कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। द ब्रांड शुड बी सेम अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट। सारा का सारा, अब देखो हर हफ्ते तुम ब्रांड का नाम चेंज कर रहे हो तो उससे तो नहीं चलेगा बाबू। हर हफ्ते अगर आप ब्रांड का नाम चेंज कर रहे हो तो एकदम पगला हो गया, बिल्कुल भी नहीं। कंसिस्टेंट रहना चाहिए आपका ब्रांड का नाम, जो शुरू में रखे थे वही एंड तक रखना। इसके बाद टारगेट ऑडियंस, द ब्रांड शुड अपील टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द कस्टमर द कंपनी वांट्स टू अट्रैक्ट। ब्रांड में क्या होना चाहिए, ब्रांडिंग में क्या होना चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए कि हमारा मैसेज क्या है, हम लोग किस तरीके से दूसरों से बेहतर है, हम लोग किस तरीके से दूसरे से बेहतर है। ये एक मैसेज होना चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए। और एक इमोशनल क्रिएशन, एक इमोशनल कलेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए कि कस्टमर वो ब्रांड के साथ अपने आप को जोड़ पाए, कस्टमर वो ब्रांड के साथ अपने आप को लगाव कर पाए। यूनिक नेम एंड लोगो, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, अरे टारगेट ऑडियंस रहना चाहिए, क्लियर मैसेज रहना चाहिए एंड इमोशनल कलेक्शन भी रहना चाहिए, कनेक्शन भी रहना चाहिए। चलिए आइए अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। यहां से मत पढ़िएगा, इंपॉर्टेंस यहां से मत पढ़िएगा, भूलभाल लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस यहां से पढ़िएगा। अरे पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सुनो ना, हम करवाते हैं ना तुमको, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। आ जाओ सबसे पहले, अरे 5 पॉइंट्स आ जाओ। सबसे पहले मोड प्रेफरेंस। कस्टमर कस्टमर एकदम पैक्ड प्रूफ। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को एकदम चाहिए, मेरे को एकदम पैकिंग वाला सामान चाहिए, पैकिंग वाला सामान। मेरे को खुला सामान मत बेचो भाई, मेरे को पैकिंग वाला सामान चाहिए। इसके बाद सेकंड है भैया, अरे प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, जो सामान तुम खरीद के जा रहे हो उस सामान का रक्षा भी तो होना चाहिए, उस सामान का भैया प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए। सो पैकेजिंग प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेजेस ड्यू टू वेस्टेज, स्पॉइलेज, इवेपोरेशन, ब्रोकेज। ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अरे एक सामान का रक्षा करता है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एक सामान को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो पैकेजिंग ही हेल्प करता है। पैकेजिंग की मदद से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। हेल्प्स इन सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन में इजीली हेल्प करता है, आप सेल्स प्रमोशन कर पाओगे। क्लियर है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये जो पैकेजिंग है इसकी वजह से एक क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है, सही सलामत क्वालिटी रहता है। बताओ तो एक बार इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग बताओ तो, चैट बॉक्स में जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए चैट बॉक्स में इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। जल्दी आप लोग बोलिए चैट बॉक्स में। सबसे पहले मोड प्रेफरेंस, इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, इसके बाद क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसके बाद हेल्प्स इन सेल्फ प्रमोशन, इसके बाद हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आगे क्या है, आगे बोल रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कितना कितना क्लासिफिकेशन है, प्रोडक्ट को कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, ये चीज है। चलिए आइए फटाफट से। अरे यार यहां से नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहां से नहीं पढ़ना है ये चीज। यहां पे भी सही लिखा है लेकिन मेरे मैट से ही पढ़ लीजिएगा, मेरे मैट से एक बार पढ़े हैं तो मेरे मैट से पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए, सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का बात करें तो एक होता है बेटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब कंज्यूमर जिसको दिन रात सुबह शाम खरीदता है, जैसे बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, शर्ट हो गया, पेन हो गया, सोप हो गया। और कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर में तीन चीज आती है, एक आती है ड्यूरेबल प्रोडक्ट, एक आता है नॉन ड्यूरेबल, एक आता है सर्विस। एक आता है ड्यूरेबल, एक आता है नॉन ड्यूरेबल, एक आता है सर्विस। अरे ड्यूरेबल मतलब जो टिकाऊ प्रोडक्ट है, जो टिकाऊ प्रोडक्ट है, जैसे कि कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया। और नॉन ड्यूरेबल मतलब क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो टिकाऊ नहीं है, जो 5 साल 10 साल नहीं चलेगी, जो इरेगुलर है, 15 दिन 10 दिन में खत्म हो जाएगा, जैसे मिल्क, दूध, शुगर, सोप या मतलब कि टूथपेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। इसके बाद सर्विस, सर्विस मतलब क्या, सर्विस मतलब जैसे कि मैं आपको ट्यूशन दे रहा हूं, मोबाइल रिचार्जिंग, टीवी रिपेयरिंग, ये सब क्या है, ये सब सर्विस है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर आया तो पढ़ लेना। एक होता है कन्वीनियंस, एक होता है शॉपिंग प्रोडक्ट। अरे कन्वीनियंस प्रोडक्ट मतलब क्या है, जिसको आपको खरीदने के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता।
जिस सामान को आपको खरीदने के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट। जैसे माचिस, अरे माचिस खरीदने के लिए तुम 2 दिन 3 दिन प्लानिंग करते हो क्या, अरे माचिस खरीदना है, कैसे खरीदे, कौन सा वैरायटी का खरीदे, कौन सा टाइप का खरीदे, ओ माय गॉड माचिस खरीदना है, माचिस खरीदना है, माचिस खरीदना है। नहीं भाई, इतना प्लानिंग नहीं होता, ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, इसको आराम से आप खरीद लेते हो मिनिमम शॉपिंग एफर्ट से। जिस सामान को मिनिमम शॉपिंग एफर्ट से खरीदा जा सकता है उसको बोलते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। और शॉपिंग मतलब शॉपिंग प्रोडक्ट मतलब जिसको आपको खरीदना पड़ता है, जैसे कि टीवी हो गया, मोटर कार हो गया, मोबाइल सेट हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एक होता है। सिंपल सा बात है, दो ही टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक कंज्यूमर, एक इंडस्ट्रियल। एक कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या आता है सर, लेदर आता है, शुगर केन आता है, ऑयल सीड्स आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे दिया हुआ है एक्सप्लेन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। एक नया सामान किस तरीके से बनता है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस समझाओ बोल रहा है। एक नया सामान किस तरीके से, कौन से पद्धति से, कौन से प्रोसेस से बनता है उसका पूरा का पूरा स्टेप समझाओ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आइडिया जनरेशन। सबसे पहले आपके खोपड़ी से आइडिया निकलता है, सबसे पहले होता है आइडिया जनरेशन। इसके बाद आइडिया जनरेट करने के बाद आप आइडिया को स्क्रीन करते हो कि क्या ये आइडिया मेरे लिए फिजिबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है, ये आइडिया क्या प्रैक्टिकल है, क्या ये आइडिया फिजिबल है। आइडिया स्क्रीनिंग करते हो, क्या करते हो, आइडिया स्क्रीनिंग करते हो। क्या ये आइडिया मेरे लिए प्रैक्टिकल है या फिजिबल है, क्या ये आइडिया को सच में मैं एक सामान में बदल सकता हूं या नहीं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसके बाद ये आइडिया का पूरा ये जो आइडिया सोचे उसका पूरा टेस्टिंग होता है, उसका पूरा क्या होता है, टेस्टिंग होता है। इसके बाद इस बिजनेस को तुम एनालाइज करते हो, क्या करते हो, इस बिजनेस को एनालाइज करते हो, एनालाइज करते हो। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो सामान सही में डेवलपमेंट होता है। इसके बाद वो सामान को डेवलप करते हो, प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। इसके बाद होता है मार्केट टेस्टिंग। जैसे जियो ने 5G को डेवलप कर दिया, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है मार्केट टेस्टिंग। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जियो चूना लगाएगा तुमको। इसके बाद बेटा जियो कमर्शलाइज कर देगा, इसके बाद जियो चूना लगाएगा। सबसे पहले जियो ने क्या किया होगा, आइडिया जनरेट किया होगा, जियो का खोपड़ी में आइडिया आया होगा, चलो 5G लॉन्च करते हैं। इसके बाद आइडिया को स्क्रीनिंग किया होगा, क्या ये आइडिया प्रैक्टिकल है या ऐसे ही एड़े जैसा हम लोग सोच रहे हैं। आइडिया का स्क्रीनिंग किया होगा, सारा का सारा आइडिया तो एकदम काम का नहीं हो सकता ना। आइडिया को स्क्रीनिंग किया होगा, क्या ये आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं है। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग हुआ होगा, मतलब कि टेस्टिंग हुआ होगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बिजनेस को एनालाइज किया होगा, इसके बाद प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ होगा, इसके बाद मार्केट टेस्टिंग, इसके बाद कमर्शलाइजेशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल का पूरा स्टेप्स को, स्टेजेस को समझाओ। एक सामान का पूरा लाइफ साइकिल का एक सामान का पूरा लाइफ साइकिल का स्टेजेस को समझाओ। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, एक जो नया सामान रहता है वो न्यूली लॉन्च्ड होता है, वो नया लॉन्च होता है। सिंपल सा बात है, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, एक प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च करते हैं, एक सामान को हम लोग लॉन्च करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ग्रोथ रेट। अब आपने एक सामान को लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद तो ग्रो नहीं करेगा ना, अब धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। ये आता है ग्रोथ स्टेज, वो सामान का सेल्स धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। इसके बाद आता है मैच्योरिटी स्टेज। अब जो सेल्स है वो थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू करेगा, वो सेल्स जो है वो थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू करेगा, वो स्लो डाउन होगा थोड़ा करके अभी। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा डिक्लाइन स्टेज। इसके बाद आपका डाउनफॉल चालू होगा। सबसे पहले इस तरीके से आप एक सामान को लाए हुए, देखो ये जो डॉट है उसको देखो। सबसे पहले एक सामान को आप लॉन्च करोगे, इसके बाद वो ग्रो होगा, इसके बाद वो स्टैग्नेंट पोजीशन पे पहुंचेगा। स्टैग्नेंट पोजीशन पे जब पहुंचेगा उसको आप क्या बोलोगे, मैच्योरिटी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डिक्लाइन वाला स्टेज जाएगा, इसके बाद गिरेगा, आपका सेल्स गिरेगा। ये क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चलो अब आइए चैप्टर नंबर 4 करते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइसिंग का मतलब क्या है, प्राइसिंग का मतलब है ये डिसाइड करना कि हमको अपना कस्टमर कितना प्राइस देगा। सिंपल सा बात है, हमको मेरा कस्टमर कितना प्राइस देगा। अगर आप ये सामान बेच रहे हो तो उसको आपको कितना प्राइस मिलेगा। प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ मच मनी ए कस्टमर हैज टू पे टू बाय ए गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सा बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइसिंग। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग।
यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अफेक्ट हाउ मच मनी ए कंपनी मेक्स कैन इन्फ्लुएंस कस्टमर डिसीजन। सिंपल सा बात है कि किस तरीके से कस्टमर को चूना लगा के एक कंपनी कमा सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइसिंग। ये क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, आगे, एक गुड प्राइस कैन अट्रैक्ट कस्टमर। एक अच्छा प्राइस कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने सबसे सस्ता प्राइस रखा है अपने कोर्सेज के लिए, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। इंक्रीज सेल्स, आपके सेल्स को बढ़ाएगा, आपके कंपनी को समझेगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद ये भी बोल सकता है डिफाइन प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, प्राइसिंग पॉलिसी एक गाइडलाइंस है। क्या है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, एक पॉलिसी है, किस हिसाब से आपको प्राइसिंग सेट करना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। किस तरीके से आप अपना सामान का प्राइस सेट करते हो, उसका पूरा का पूरा गाइडलाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी आर द गाइडलाइंस ए कंपनी फॉलो टू सेट इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। सिंपल सी बात है, प्राइसिंग पॉलिसी मतलब एक गाइडलाइन है जो कंपनी सेट करता है, जिस गाइडलाइन के अनुसार, जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार कंपनी अपना प्राइसिंग पॉलिसी सेट करता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है, देखिए, A pricing strategy is a plan that a company uses to set a price of its product or services. It considers factors like cost, competition, customer demand, the value of a product. मतलब किस किस बेसिस पे मैं अपना स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, मैं अपना प्राइसिंग किस तरीके से सेट करूंगा। ये कॉस्ट के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, कस्टमर डिमांड के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा ना। मेरा कितना खर्चा हो रहा है उस हिसाब से मैं अपना प्राइस सेट करूंगा, मेरा कौन कंपटीशन है उस हिसाब से मैं अपना प्राइस सेट करूंगा, मेरा क्या कस्टमर डिमांड है उस हिसाब से मैं अपना प्राइस सेट करूंगा। सब पूरा स्ट्रैटेजी बना के, पूरा प्लान बना के ना प्राइस सेट करेंगे भाई। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या, प्लान बना के प्राइस सेट करेंगे, प्लान बना के प्राइस सेट करेंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वो पाथ, वो रास्ता, जिस रास्ता से मैन्युफैक्चरर, जिस रास्ता से एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो रास्ता, वो पाथ, जिस रास्ते से होके एक सामान मैन्युफैक्चरर से लेके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है इजी वर्ड में, देखिए ना, इजी वर्ड पढ़िए। ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द पाथ दैट ए प्रोडक्ट टेक्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल कंज्यूमर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक पाथ है जो मैन्युफैक्चरर से लेके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है एक प्रोडक्ट। जैसे कि बहुत सारा, जैसे कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं बताइए, मैन्युफैक्चरर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, नाम बताइए, नाम बताओ भाई, कौन कौन इन्वॉल्व रहता है मैन्युफैक्चरर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में, कौन कौन इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व रहता है। सर, एक तो रहता है होलसेलर, एक रहता है होलसेलर, एक रहता है रिटेलर, और कभी कभी तो एजेंट भी रहता है, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर। ठीक है, तो इन सारे रास्तों से गुजर के जाने पड़ते हैं ना। दिस चैनल हेल्प्स गेट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये चैनल के मदद से कस्टमर को अपना सामान राइट प्लेस पे भी मिल जाता है, राइट टाइम पे भी मिल जाता है, राइट समय पे भी मिल जाता है, राइट प्लेस में भी मिल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बना बना के लिख दीजिएगा कल, बना बना के लिख दीजिएगा कल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है ना भाई। स्पीड का मत बोलो भाई, स्पीड तो इतना ही रहेगा, बिकॉज सारा का सारा चीज वन शॉट में एकदम डिटेल में कवर करा दिए, और क्या चाहिए, स्पीड तो इतना ही रहेगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इंपॉर्टेंस है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि आपको अपना सामान सही जगह पे, अपने अपने प्लेस पे अवेलेबल हो जाता है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपका अपना सामान सही जगह पे, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाता है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है गाइस। इसके बाद मार्केट रीच, आपका सामान मार्केट तक पहुंचता है, आपका सामान रीच करता है, आपका सामान सही ऑडियंस तक पहुंचता है, ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंचता है, वाइडर ऑडियंस तक पहुंचता है। यही है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प। मार्केट reach through different channels like wholesaler, retailer, online platform, a company can reach wider audience। आप दुनिया में पहुंच सकते हो, पूरा का पूरा दुनिया में पहुंच सकते हो। इसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी,
यूजिंग established चैनल कैन reduce द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। इसके बाद कस्टमर मतलब कि कन्वीनियंस, यहाँ पे क्या होता है कि चैनल्स मेक इट ईजियर फॉर कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग वेरियस बाइंग ऑप्शंस सच एज इन स्टोर, ऑनलाइन, थ्रू डिलीवरी। ठीक है, तो मतलब कि कस्टमर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं से भी मतलब कि खरीदी कर सकता है। अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कस्टमर को कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं से भी खरीद सकता है। ठीक है, इसके बाद फोकस ऑन कोर बिजनेस। इसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, कौन कौन सा फैक्टर्स जो है वो प्राइसिंग को डिस्टर्ब करता है, कौन कौन सा फैक्टर की वजह से आप सही तरीके से प्राइसिंग नहीं कर पाते हो, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो प्राइसिंग के रास्ते में बाधाएं डालती है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए अगर आपका लैंड का, लेबर का, ये कैपिटल का, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हाई है, अगर आपका खर्चा ज्यादा है, अगर आपका खर्चा ज्यादा है दोस्तों, तो फिर प्राइसिंग भी तो ज्यादा सेट करना पड़ेगा ना, प्राइसिंग भी तो ज्यादा सेट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर आपका कंपटीटर कम दाम में कुछ बेच रहा है, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूं कि मैं जब सबसे सस्ता, इंडस्ट्री का सबसे सस्ता और सबसे रीजनेबल कोर्स लाया था ना दोस्तों, बहुत सारे टीचर्स लोगों के प्राइस कम गए थे, बहुत सारे टीचर्स लोग 5,000 6,000 पहले लेते थे, उनके प्राइस कम गए थे। ये क्या है? कंपटीशन। प्राइसिंग का इंपैक्ट कंपटीशन पे भी पड़ता है। अगर आपके कंपटीटर बहुत कम दाम में पढ़ा रहे हैं या कम दाम में अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, तो आपको भी कम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। कस्टमर डिमांड भी अफेक्ट करता है। द लेवल ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसेस प्राइसिंग। इफ ए प्रोडक्ट इज हाई डिमांड, द मतलब कि कंपनी माइट बी एबल टू चार्ज ए हाई प्राइस। सिंपल सी बात है। कस्टमर का डिमांड अगर हाई रहेगा, कस्टमर का डिमांड अगर दोस्तों हाई रहेगा तो प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे, कस्टमर का डिमांड कम रहेगा तो प्राइस कम चार्ज करोगे, इसको बोलते हैं। इसके बाद अरे टारगेट मार्केट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट कस्टमर सच एज देयर इनकम लेवल्स, प्रेफरेंसेस, प्राइस सेंसिटिविटी, ये सब भी अफेक्ट करता है प्राइसिंग को। इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, रिसेशन, चेंजेस इन करेंसी वैल्यू कैन इम्पैक्ट प्राइसिंग। ठीक है, इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट करता है, रिसेशन भी इम्पैक्ट करता है, रेगुलेटरी अच्छा लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर भी, लीगल्स एंड रेगुलेटरी फैक्टर जो है वो भी इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन सच एज मिनिमम वेज लॉस, ये टैक्सेस हो गया, ये प्राइस कंट्रोल हो गया, ये सब सारा चीज अफेक्ट करता है प्राइसिंग को। ये सब सारा चीज क्या करता है? अफेक्ट करता है प्राइसिंग को। चलो इसके बाद दिया हुआ है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग क्यों करते हैं? सबसे पहला प्राइसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, इससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। मार्केट पेनिट्रेशन, द गोल इज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर बाय सेटिंग ए लो प्राइस। सिंपल सी बात है, मैं कम प्राइस सेट करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ग्रैब कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता हूं, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव। सिंपल सा बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना। दूसरा मार्केट पेनिट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को मैं अट्रैक्ट कर सकता हूं कम दाम से। इसके बाद सर्वाइवल इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, यानी कि सर्वाइव करने के लिए, इस मार्केट में जिंदा रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए आपको प्राइसिंग तो करना पड़ेगा ना, आपको सही तरीके से प्राइसिंग तो करना पड़ेगा। इसके बाद मार्केट स्कीमिंग, दिस इन्वॉल्व सेटिंग ए हाई प्राइस इनिशियली स्पेशली फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। मार्केट स्कीमिंग मतलब क्या हो गया कि अगर कुछ नया हटके सामान बना दिया आपने, इनोवेटिव सामान बना दिया, तो उसका प्राइस सबसे पहले हाई रखो। इसके बाद धीरे धीरे करके लो करते जाओ, पहले जब आता है, जब एकदम लेटेस्ट नया चीज आता है, देखोगे उसका प्राइस हाई रहता है, अचानक से फिर लो हो जाता है। इसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए भी आप प्राइसिंग करते हो। कस्टमर जिस प्राइस पे सेटिस्फाइड है, जिस प्राइस पॉइंट पे सेटिस्फाइड है, जिस प्राइस पॉइंट पे उनको अच्छा वैल्यू मिल रहा है प्रोडक्ट का, उस वो वाला प्राइस पॉइंट आप सेट करते हो। ये है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। इसके बाद व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। सुनिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। इंपॉर्टेंस क्या है प्राइसिंग का? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है रेवेन्यू जनरेशन। आप प्राइसिंग क्यों करते हो भाई? प्रॉफिट कमाने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए। इसके बाद मार्केट पोजीशनिंग, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हेल्प्स पोजीशन इन द मार्केट। सिंपल सा बात है, मार्केट में एक पोजीशन बनाने के लिए,
आप अगर प्राइसिंग करते हो तो इस वजह से मार्केट में एक पोजीशन बनता है, आपका एक एग्जिस्टेंस बनता है। इसके बाद कस्टमर डिसीजन मेकिंग, प्राइस इज ए की फैक्टर दैट कस्टमर कंसिडर वाइल व्हेन मतलब कि डिसाइडिंग वेदर टू बाई प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, प्राइसिंग एक ऐसा फैक्टर है जिस वजह से कस्टमर को डिसाइड करने में सुविधा हो जाता है कि कौन सा सामान खरीदे कौन सा सामान नहीं खरीदे। प्राइसिंग के वजह से ही कस्टमर डिसाइड कर पाएगा कि आपका सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा। कस्टमर डिसीजन मेकिंग एक कंपेटिटिव एडवांटेज भी देता है। मान लो मेरे आसपास के टीचर यहाँ पे 5,000 में कोर्स बेच रहे हैं, मान लो मैंने सिर्फ 2,000 में कोर्स बेचा, तो ये क्या है, ये मेरे को ये कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहा है, ये मेरे को कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहा है, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक अडेप्टेबिलिटी, प्रॉपर प्राइसिंग हेल्प से कंपनी अडेप्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन सच एज इन्फ्लेशन हो गया, चेंज इन सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया। प्रॉपर प्राइसिंग जो होता है, प्रॉपर प्राइसिंग की वजह से आप इन्फ्लेशन, चेंज इन सप्लाई, डिमांड सबको आप कंट्रोल कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, ये सब सारा चीज को अडेप्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग का मेथड्स क्या क्या है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला मेथड है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब क्या होता है, एक आपका कॉस्ट रहता है, मान लीजिए 100 रुपये आपका कॉस्ट है, आपने ये सोच लिया कि जितना मेरा खर्चा है उसका 20% ऐड कर देंगे और ये मेरा प्राइसिंग रहेगा। जितना मेरा खर्चा हुआ है उसका 20% हम लोग ऐड कर देंगे। 100 रुपीज खर्चा हुआ है तो 20% ऐड करो, ये हमारा प्राइसिंग रहेगा, इतने में हम सामान बेचेंगे। खर्चा हुआ है 100 रुपये, हम 20% मार्जिन रखेंगे, 20% मार्जिन को प्लस करके हम बेचेंगे अपना सामान। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसके बाद एक होता है कम्पिटिटिव मतलब कि प्राइसिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन व्हाट कंपटीटर आर चार्जिंग। मतलब कि मेरा जो कंपटीटर चार्ज कर रहा है उस हिसाब से मैं अगर प्राइसिंग कर रहा हूं उसको मैं बोलता हूं कम्पिटिटिव प्राइसिंग। उस हिसाब से मैं चार्ज कर रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कंपटीटिव प्राइसिंग। मेरा कंपटीटर जिस हिसाब से प्राइस चार्ज कर रहा है, मैं उस हिसाब से अगर चार्ज कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, कंपटीटिव प्राइसिंग। इसके बाद वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। मेरा प्रोडक्ट का जो वैल्यू रहेगा उस हिसाब से, मेरा प्रोडक्ट जितना वैल्यू आपको देगा उस हिसाब से मैं अगर चार्ज कर रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। मेरा सामान, मेरा सर्विस आपको ज्यादा वैल्यू देगा, ज्यादा ग्रो करवाएगा। सिंपल सा बात है, अगर बीकॉम का कोर्स, सुनो, बीकॉम का कोर्स अगर तुमको 1 लाख में मिले, बीकॉम का कोर्स अगर 1 लाख में मिले, तुम कभी लेगा क्या भाई? नहीं, वैल्यू ही नहीं देगा तुमको। लेकिन बड़े बड़े कोचिंग्स में जैसे यूपीएससी हो गया, जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, उसका 1-1 लाख फीस होता है, आप लोग देते हो, बिकॉज वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर प्राइस वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, अगर कोई चीज आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसके बाद हो गया पेनिट्रेशन प्राइसिंग। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ए कंपनी वांट्स टू एंटर ए न्यू मार्केट टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट क्विकली। सिंपल सा बात है, अगर आप लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे सर, पेनिट्रेशन प्राइसिंग करेंगे। सिंपल सा बात है, मैंने जब 991 वाला कोर्स लिया, जब 999 वाला कोर्स लिया, तो मेरे को लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाना था, अट्रैक्ट करना था, थोड़ा प्रमोट करना था अपने आप को, इसीलिए मैंने पेनिट्रेशन प्राइसिंग किया। अरे पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब क्या होगा, सस्ते दाम में अपना सामान को बेचो जिससे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तुमको जाने, तुमको पहचाने, ठीक है। इसके बाद स्कीमिंग प्राइसिंग। अगर आपने कुछ हटके बना दिया, अगर आपने कुछ इनोवेटिव बना दिया, उसके लिए आप ज्यादा चार्ज करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग। आपने हटके कुछ बना दिया, हटके मतलब आपने कुछ ऐसा चीज बना दिया जो दूसरा का औकात नहीं है, दूसरा का हिम्मत नहीं है, और उसके लिए आप ज्यादा प्राइस चार्ज करते हो, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग। इसके बाद साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब देखिए साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है, हम 999 रखेंगे ना प्राइस, तो आप यहां पे बोलोगे वाओ 999 कितना सस्ता है, वाओ कितना सस्ता है 999। हम वही चीज को हम 1000 बोल देंगे, तो आप बोलोगे अरे कितना महंगा बेच रहा है सर, कितना महंगा बेच रहा है। तो 999 रखेंगे, 991 रखेंगे, तो आप बोलोगे वाओ सर कितना सस्ता है, 999 तो है। लेकिन 1000 बोल देंगे तो वही चीज आप लोगों के लिए, ये क्या है भाई, ये साइकोलॉजी वाला गेम है, इसके बाद बंडल प्राइसिंग। द कंपनी ऑफर सेवरल प्रोडक्ट टुगेदर एट ए सिंगल ऑफ ए लोअर प्राइस दैट दे वेर सोल्ड सेपरेटली। सिंपल सा बात है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल प्राइसिंग। मतलब बंडल प्राइसिंग का मतलब क्या, एक साथ इकट्ठा बेच रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं, एक साथ इकट्ठा बेचेंगे लेकिन सस्ते में बेचेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बंडल प्राइसिंग। इसके बाद और सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
ये नहीं पढ़े, चलिए इतना इतना काफी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कितने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कितने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। सबसे पहला जीरो लेवल चैनल, सबसे पहला है जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल, जीरो लेवल चैनल मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरर सीधा कंज्यूमर से डील करता है। मैं समोसे की दुकान पे गया और डायरेक्ट समोसा ले आया, मतलब मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, जहां पे एकदम डायरेक्टली चैनल है, जहां पे डायरेक्ट चैनल है। एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल मतलब होता है वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल में कौन आता है सर, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर फिर होलसेलर, फिर होलसेलर के बाद क्या आता है कस्टमर, होलसेलर आता है बीच का टिकिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन लेवल चैनल। अब टू लेवल चैनल क्या होता है, टू लेवल चैनल मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद आता है होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है रिटेलर, रिटेलर के बाद आता है कस्टमर। तो ये क्या है, ये टू लेवल चैनल है, ठीक है। थ्री लेवल चैनल मतलब क्या होता है सर, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद आता है होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है एजेंट, होलसेलर भी एजेंट अपॉइंट कर रहा है कि उसको कोई लोड वोड ना पड़े। इसके बाद अच्छा सॉरी, मैन्युफैक्चरर, फिर एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। ये चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये चेन को हम लोग बोलते हैं थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल मतलब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए तीन ठो लेवल का आविष्कार हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कितने टाइप्स है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कितने टाइप्स है, ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ थ्री लेवल चैनल तक पढ़िएगा, थ्री लेवल चैनल तक पढ़िएगा, ठीक है। थ्री लेवल चैनल तक पढ़िएगा, वन लेवल चैनल और टू लेवल चैनल और थ्री लेवल चैनल। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है जीरो लेवल चैनल। अरे डायरेक्ट मतलब जीरो लेवल चैनल और इनडायरेक्ट मतलब वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे सबसे लास्ट वाला चैप्टर, सबसे आखिरी वाला चैप्टर, प्रमोशन। प्रमोशन मतलब क्या है, प्रमोशन आज ही पर आए थे। प्रमोशन मतलब क्या है कि हम कस्टमर को इन्फॉर्म करें, परसुएट करें कि भाई खरीद लो, आओ ना बाबू हमसे खरीदो ना बाबू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमोशन। अरे प्रमोशन इज द एक्टिवली यूज टू इन्फॉर्म, परसुएट एंड रिमाइंड कस्टमर अबाउट ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैंने कोई कोर्स लॉन्च किया, लेकिन जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, जब तक मैं आपको जताऊंगा नहीं, जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं, तब तक आप समझोगे कैसे, उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रमोशन। उस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, प्रमोशन। इसके बाद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइजमेंट क्या है, मतलब कि पेड मेथड ऑफ प्रमोटिंग ए प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, मेरे को एक पब्लिशर ने भाई कुछ दिन पहले एक बुक को प्रमोट करने के लिए बोला था, और वो बोला कि एक अच्छा खासा अमाउंट में हम आपको देंगे। हम बोले नहीं करेंगे प्रमोट, क्योंकि बुक तो हम खुद का ही बनाते हैं, हम क्यों करेंगे दूसरों का बुक प्रमोट। ये क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट है। जब हमें कोई पैसे देता है और पैसे देके बोलता है कि हमारा सामान को प्रमोट कर दो, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है। इसके बाद बात करेंगे सेल्स प्रमोशन क्या होता है। सेल्स प्रमोशन इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज और इंसेंटिव। सेल्स प्रमोशन मतलब डिस्काउंट दे दिए, कूपन दे दिए, स्पेशल ऑफर दे दिए, जिससे अट्रैक्ट हो गए आप लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स प्रमोशन। डिस्काउंट दे दिए, लिमिटेड टाइम ऑफर दे दिए, कूपन दे दिए। अमेजन पे जाके देखते हो ना, यहाँ पे क्या लिखा रहता है, 9999 कट के 8888 कट के ऐसे करके, फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन, ठीक है। अमेजन, फ्लिपकार्ट या ईबे पे आप लोग देखते हो ना, किस तरीके से लिमिटेड टाइम डील्स, डिस्काउंट, कूपन, स्पेशल ऑफर लाया जाता है, वो सब क्या है, वो सब है सेल्स प्रमोशन। बात करेंगे पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब घर घर जाके बेचना। पर्सनल सेलिंग इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर अ सेल्स पर्सन इंटरेक्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर। पर्सनल सेलिंग मतलब घर घर जाके बेचना। अरे पब्लिसिटी मतलब क्या, पब्लिसिटी मतलब मीडिया में आना, कुछ ऐसी हरकतें करना कि मीडिया में आएंगे। पब्लिसिटी इज द यूज ऑफ मीडिया कवरेज और न्यूज स्टोरीज टू प्रमोट ए प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिसिटी। इसके बाद सोशल मार्केटिंग क्या है, सोशल मार्केटिंग यूजेस मार्केटिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक टू प्रमोट सोशल कॉजेस एंड बिहेवियर दैट बेनिफिट सोसाइटी। मतलब सिंपल सा बात है, मार्केटिंग तो करना है, लेकिन ऐसा मार्केटिंग करना है जो मार्केटिंग सोसाइटी को बेनिफिट करेगा, जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा, वो मार्केटिंग करना है। उस मार्केटिंग को हम लोग क्या नाम दे, सोशल मार्केटिंग। उस मार्केटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल मार्केटिंग। इसके बाद ग्रीन मार्केटिंग को इको फ्रेंडली वे में करना है। मार्केटिंग को बेटा इको फ्रेंडली वे में करना है, एनवायरनमेंट को बचाते बचाते जो मार्केटिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग फोकसेस ऑन प्रमोटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। मार्केटिंग को इको फ्रेंडली वे में करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन मार्केटिंग। इसके बाद देखिए
5 मार्क्स क्वेश्चन यहां पे पूछेगा, ब्रीफली एक्सप्लेन कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? कंज्यूमरिज्म इज द मूवमेंट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग एंड इन्फॉर्मिंग कस्टमर अबाउट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। मैं अपने कस्टमर्स को बता रहा हूं कि आपका हक क्या है, आपका राइट्स क्या है, आप बेटर डिजर्व करते हो, आप बेटर क्वालिटी डिजर्व करते हो, आप बेटर ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म मतलब कंज्यूमर से सही तरीके से बात करना, सही तरीके से प्राइस चार्ज करना, सही तरीके से प्रोडक्ट बेचना, ठीक है, कंज्यूमर का हक के लिए लड़ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमरिज्म। ठीक है, आगे आगे यहां पे लिखा हुआ है डिफाइन रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग क्या होता है? रूरल मार्केटिंग मतलब प्रमोटिंग एंड सेलिंग मतलब कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्पेशली टू द मतलब कि कस्टमर इन रूरल एरियाज। मतलब रूरल एरिया के कस्टमर को कुछ सामान बेच रहा हूं, कुछ सर्विसेज बेच रहा हूं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूरल मार्केटिंग। रूरल एरिया के कस्टमर को कुछ सामान, कुछ सर्विसेज में बेच रहा हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा? रूरल मार्केटिंग। अरे गांव देहात के एरिया को कुछ सामान, कुछ सर्विसेज बेच रहा हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा? रूरल मार्केटिंग। इसके बाद सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग क्या होता है? सर्विस मार्केटिंग इज अ प्रमोशन एंड सेल ऑफ इंटेंजिबल सर्विसेज। जैसे कि मान लो मैं अपना मार्केटिंग किया, मैं तो सर्विस देता हूं ना, मैं तो सामान तुमको नहीं देता हूं, मैं तो सामान नहीं बेचता हूं, मैं तो कोर्स बेचता हूं, मैं तो सर्विस बेचता हूं, मैंने अपना मार्केटिंग किया, इसको मैं क्या बोलूंगा? सर्विस मार्केटिंग। मैं कोई टेंजिबल सामान का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं कि ये पर्स ले लो, ये फोन ले लो, नहीं, मैं अपना सर्विस बेच रहा हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा? सर्विस मार्केटिंग। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग इज ए मेथड वेयर बिजनेसेस कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द पोटेंशियल कस्टमर। मैं डायरेक्टली मार्केटिंग कर रहा हूं, डायरेक्टली कस्टमर के साथ बात कर रहा हूं, 1-to-1 बात कर रहा हूं, ईमेल के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, फेस टू फेस मीटिंग्स, मैं डायरेक्टली अपने कस्टमर से बात कर रहा हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग। इसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है? देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मतलब इंटरनेट का यूज कर रहा हूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूं टू प्रमोट आवर गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप का यूज कर रहा हूं टू प्रमोट आवर गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत लोगों को देखना कि आजकल अपने अपने सामान को, अपने अपने बिजनेसेस को प्रमोट करता है इंटरनेट के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है जी। अब आइए, अब यहां पे लिखा हुआ है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का क्या क्या टेक्निक्स है? सबसे पहला टेक्निक है डिस्काउंट। डिस्काउंट कि भैया 20% ऑफ लेके जाओ, 20% ऑफ लेके जाओ। इसके बाद कूपन्स, वाउचर्स दैट प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट, कूपन्स। इसके बाद अरे बाय 1 गेट 1 फ्री होता है ना मॉल में, होता है ना मॉल में, बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर एक सामान खरीदोगे तो दूसरा सामान ऑटोमेटिकली फ्री है। इसके बाद फ्री सैंपल कि सैंपल लेके देख लीजिए, चख लीजिए कैसा लग रहा है आपको, सैंपल लेके देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको। ये क्या टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन। इससे क्या होता है? आपका सेल्स प्रमोट हो जाता है। इसके बाद कॉन्टेस्ट होता है। कॉन्टेस्ट आप लोग देखे होंगे। कॉन्टेस्ट में क्या होता है? दुर्गा पूजा होता है, एग्जीबिशन होता है, इसमें क्या होता है कि कॉन्टेस्ट होता है, खेला होता है, उसमें प्राइजेस होते हैं। इसके बाद लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, इसके बाद लिमिटेड टाइम ऑफर होता है। ये सब क्या है? ये सब टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन है। इसके बाद लिखा हुआ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले पर्सनल सेलिंग में ना बेटा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, रिलेशनशिप बनाते हो। क्या बनाते हो? रिलेशनशिप बनाते हो। फीडबैक लेते हो उनका, तुरंत के तुरंत फीडबैक लेते हो, इमीडिएट फीडबैक कि आपको कैसा लगा सामान, अच्छा लगा, ठीक ठाक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेल्स है। सेल्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सेल्स होता है, ठीक है। इसके बाद कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सेल्स पर्सन जो है वो बहुत ही अच्छा से एजुकेट कर सकता है उस सामान के बारे में, उस चीज के बारे में जो वो बेचने आया है। कस्टमर एजुकेशन भी होता है यहाँ पे। बात करते हैं पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे पहले पब्लिसिटी क्यों करते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव नेचर के लिए, बहुत सस्ता में बिकता है। इसके बाद क्रेडिबिलिटी रहता है, इधर क्रेडिबिलिटी रहता है। मीडिया कवरेज और न्यूज स्टोरी ऑफन हैव मोर क्रेडिबिलिटी देन पेड एडवर्टाइजमेंट। अवेयरनेस रहता है इधर, ब्रांड इमेज, एंगेजमेंट, ये सब क्या है? ये सब पब्लिसिटी का इंपॉर्टेंस है, नहीं आएगा। जो पढ़ा रहे हैं भाई, जो पढ़ा रहे हैं उसको छप के कर लो, आएगा वो सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का एडवांटेज और डिसएडवर्टाइजमेंट। सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट, वाइड रीच। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो वाइड रीच करता है,
पूरी दुनिया में फैल जाएगी वो एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद आपका ब्रांड का अवेयरनेस होगा। ब्रांड का क्या होगा बेटा? अवेयरनेस होगा। क्या होगा? अवेयरनेस होगा। इसके बाद कंट्रोल, अलाउज द कंपनी टू कंट्रोल द मैसेज एंड प्रेजेंटेशन, मतलब कंपनी के पास ये कंट्रोल रहेगा कि कितना तक मैसेज देना है, कितना तक प्रेजेंटेशन देना है, कितना तक एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, कितना तक एडवर्टाइजमेंट रहना है। इसके बाद सर यहाँ पे परसुएशन भी होता है, कैन इन्फ्लुएंस कस्टमर्स एटीट्यूड एंड इनकरेज, मतलब कि परचेजेस, एंड वो टारगेटिंग भी रहता है। एड्स कैन बी टारगेटेड टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। एड्स जो होता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है, वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रहता है। सिर्फ वही स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल वो देख सकते हैं ऐड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। सबसे पहला डिसएडवांटेज कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट में ना कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट जो रहता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। इसके बाद क्लटर, एड्स में गेट लॉस्ट अमॉन्ग मेनी अदर एड्स। इसमें मतलब कि ये ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म रहता है। शॉर्ट टर्म रहता है। एड्स क्या रहता है? एड्स एकदम टेम्पोररी रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है। इसके बाद लिमिटेड फीडबैक। इसके बाद एक और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। मिसलीडिंग व्हाट सर? मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। कभी कभी भूल भाल इंफॉर्मेशन भी देता है कि अगर पिज्जा खाओगे तो एकदम प्रोटीन आ जाएगा, एकदम शक्तिशाली बन जाओगे, हनुमान जी बन जाओगे। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, बेफालतू का फालतू का इंफॉर्मेशन देता है एड्स में। विमल खाओगे तो हवा में उड़ोगे, ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा इंफॉर्मेशन। जब मैं बच्चा था तब सफोला ऑयल के बारे में दिखाता था कि सफोला ऑयल जो भी खाता है वो उड़ता है, हवा में उड़ता है। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन एनी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। क्या है प्रमोशन का 5 इंपॉर्टेंस? सबसे पहले इंक्रीजेस सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करता है। अवेयरनेस को बूस्ट करता है। सिंपल सी बात है, प्रमोशन की वजह से पूरा का पूरा एक सामान का पूरा अवेयरनेस हो जाता है। इसके बाद स्टिमुलेट्स डिमांड, डिमांड को स्टिमुलेट करता है। सपोर्ट्स ब्रांडिंग, ब्रांडिंग को सपोर्ट करता है। इनकरेजेस ट्रायल्स, इनकरेजेस ट्रायल्स। ये क्या है? 5 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का 5 इंपॉर्टेंस, ठीक है। हो गया पूरा का पूरा एमएम हम लोग ने 1.5 घंटे में खत्म कर दिया। 1.5 घंटे में पूरा का पूरा एमएम हम लोग ने खत्म कर दिया। ओके, तो अभी के लिए हम लोग एमएम कर लिए, ठीक है। वापस से 10 मिनट 15 मिनट बाद आ जाओ, वापस से एचआरएम करेंगे हम लोग। इन्फॉर्म कर देंगे आपको फटाफट से। आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा बाद आ जाओ आप लोग। एचआरएम का पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। एमएम कर लिए, जाओ अब 15 मिनट रेस्ट ले लो। 15 मिनट के बाद वापस आओ, एचआरएम का आधा घंटा रिवीजन करेंगे और बस हो गया। और कुछ नहीं करना है, बस हो गया, ठीक है। रात में लाइव सेशन करेंगे। आप लोग अगर बोलोगे क्वेश्चन आंसर पूछने तो लाइव सेशन कर लेंगे, लेकिन एचआरएम करेंगे 15 मिनट के बाद, ठीक है। चलो।